So welcome you all to guys. This is our 360-degree power training day 2, and we are going to cover Excel basics from very basics. एंड उसमें थोड़ा सा मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो पहली बार कर रहे हैं उनके लिए हो सकता है न्यू हो। बहुत सी बेसिक चीज़ें आपको मालूम होती है, बट ये थोड़ा सा न्यू होगा जो हम कवर करने वाले हैं। ओके, लेट्स गो। आज का एजेंडा क्या होगा हमारा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसको फुल में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ठीक है, इतने में हमें पता लग रहा है। इंट्रोडक्शन अबाउट मेंबर्स, तो वी हैव ऑलरेडी, मतलब एक लार्ज ग्रुप तो है, पर अभी धीरे धीरे लोगों ने आना चालू, बहुत लोगों ने अभी ज्वाइन ही नहीं किया है बीइंग आलसी। तो मैंने एक थोड़ा सा एक छोटी सी स्टोरी टाइप का मैं शेयर करने वाला था, 2 मिनट का। आलस का भूत, इज दिस मिथ और रियलिटी। तो गाइज, ये आलस हमें आता नहीं, हम लोग खुद करते हैं। अगर आपको मान लो कंपनी बोलती है कि मैं आपको $200 डेली देने वाला हूँ या देने वाले हैं जो भी, और आपको 6 बजे उठ के काम करना है, तो आप आराम से उठ जाओगे और आप करोगे भी, और आपको रात भर शायद नींद भी ना आए। एक दिन पहले हो सकता है, बाद में आपका कंटिन्यू वे में चले, और आपको अलार्म लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बहुत एक्साइटेड बनाती है और आप उसे करना चाहते हो, और उसके लिए अगर आपको सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, आपको बिना अलार्म के आपकी नींद खुल जाएगी। और गाइज, एक एग्जांपल देना चाहूँगा। एक लड़का था एवरेज फैमिली से, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, बहुत ही हालात ख़राब थे उनके फैमिली के, और क्या बोलते हैं, बद से भी बदतर। उनका घर भी फटा हुआ था। पापा उसके फैक्ट्री में जॉब करते थे, उसकी मम्मी बीमार रहती थी, और उसकी एज भी होने वाली थी, मतलब वो कॉलेज फाइनल ईयर कर रहा था। उसके बाद वो भी जॉब वगैरह अपनी सर्च करता। वो दिन भर फ़ोन में लगा रहता था, पढ़ाई में इतना ज़्यादा खास था नहीं, एवरेज था, तो कुछ उसका कोई एम नहीं था। तो एक दिन उसका दोस्त आया घर पे, उसने देखा, उसने पूछा यार यहाँ पे रहते हो तुम, मतलब इस बदतर हालत में रहते हो, ये तुम्हारा घर है? बोला हाँ ये मेरा घर है। तो उसने बोला चलो एक काम करो, एक जगह ले चलता हूँ। बोलता है कहाँ? तो वो उसको उसके ही पापा की फैक्ट्री में ले जाता है, और वहाँ दिखाता है उसके पापा काम कर रहे होते हैं, पूरे पसीने से तर हो रखे होते हैं, और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, थक के वहाँ बैठ चुके होते हैं। तो एक किसी बंदे से बात कर रहे होते हैं, दूसरे बंदे से, वो भी उसी कंपनी का फैक्ट्री का एक एम्प्लॉय होता है। तो उससे ये बोल रहे हैं कि यार ज़िंदगी ना बद से बदतर रोकी है, इससे अच्छा तो मौत है। वाइफ बीमार है, उसकी दवाई नहीं करवा पा रहा हूँ, मेरे बेटे की अगले महीने की फ़ीस भी अभी भरनी है, बाकी है, बेटी की शादी करने की उम्र हो गई है। तो वो अपनी ज़िंदगी से परेशान था, पर वो ये भी उम्मीद लगाए बैठा था। उसने बोला अपने दोस्त को कि ये मेरा बेटा देखना इस कंपनी से भी बड़ी कंपनी का मालिक बनेगा। तो वो दोनों इस बात को सुन रहे थे, दोनों दोस्त, जो अपने दोस्त को ले गया था उसके पापा की फैक्ट्री दिखाने। तो उसने बोला देख तेरे पापा कितनी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, अगर इस तरह से चलेगा तो तू कुछ नहीं कर पाएगा, शायद फैक्ट्री में जॉब करने लायक भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो दिन भर फ़ोन पे, व्हाट्सएप, गूगल, यूट्यूब, फालतू की नेसेसरी चीज़ें करता रहता था। लेकिन ये सब देख के उसके दिमाग में पता नहीं क्या जुनून जागा। लास्ट के 1 महीने बचे थे, बंदा डेली 10-10 घंटे पढ़ने लगा, और उसने पूरे स्टेट लेवल पे टॉप किया, और उसने अपने पापा का सपना तो पूरा कर लिया। तो गाइज़, आपका क्या एजेंडा है आप देख लो। आप में से मोस्टली हम लोग, सभी लोग जॉब करने वाले बंदे हैं, और अगर जॉब ही करनी है तो क्यों ना ऐसी जॉब करी जाए जो आपकी लाइफ चेंज कर दें। क्यों ना ऐसी जॉब करी जाए आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाए। आप कहीं पे जा रहे हो तो आपका लेवल ही अलग हो, लोग आपसे मिले, आपके जाने पे खड़े हो जाए, स्टैंड अप हो जाए। तो वैसे इस तरह का आपको अगर करना है, मैंने भी अपने 6-7 साल ख़राब कर दिए, और पर मुझे नहीं लगता कि अभी मैंने देर करी है। 3-4 साल हो गया मैं इन चीज़ों में लगा हूँ, मुझे अच्छा आउटपुट मिल रहा है, और डेफिनेटली मैं भी आई एम रेडी टू फ्लाई हाई। तो मैं आप लोगों से भी सजेस्ट करूँगा, पता नहीं आप लोगों को ये चीज़ बोरिंग लगे या प्रैक्टिकली ये चीज़, अगर आपको अपने जो इनिशियल फेज़ मैंने बताया था लड़के का, हो सकता है बहुत लोगों का वो अपने आप मिलता जुलता हो वो सिचुएशन, कि आप भी मिडिल बैकग्राउंड से हो। मिनिमम अमाउंट ऑफ सैलरी होती है जिसमें आपकी EMIs में ही रह जाती है वो सैलरी, क्रेडिट कार्ड के बिल्स में ही वो पूरे हो जाते हैं, आपके जीरो बटन नल हो जाता है। तो गाइज, दिस इज़ नॉट अ मिथ, दिस इज़ अ रियलिटी। हम करते नहीं हैं। तो कोई आएगा और यार म्यूट कर लो। अब मैं बेसिक पे आ गया हूँ, एक्सेल पे हम कवर करते हैं। म्यूट है ना, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले हमारा जो एक्सेल का एप्लीकेशन है, मैं वो एकदम न्यू ओपन करके दिखाता हूँ। मैं काम करता हूँ, उसको बंद कर देता हूँ। ऑल्दो सभी एक्सेल से फैमिलियर हैं, सबको जानते हैं क्या चीज़ें होती हैं, कैसे यूज़ होती हैं, बट उसके बावजूद भी हम एक्सेल में बहुत पीछे हैं। 1 मिनट गाइस, मैं चार्जर लगा देता हूँ, बैटरी ख़त्म।
मैं एक काम करता हूँ, सीधे एक्सेल एप्लीकेशन खोलता हूँ और हम शुरू से बात करते हैं एक्सेल में होता क्या है। क्योंकि आपको मान लो ड्राइविंग चलाने आती है, पर हो सकता है बहुत सी ऐसी चीज़ें हो आपको, भले आपको 10 साल हो गए लेकिन आपको मालूम ही ना हो। अच्छा, ये भी हो सकता है, इस वजह से भी चालान हो सकता है। कई लोगों को शायद मालूम नहीं होगा कि बाइक हम चलाते हैं तो स्लीपर पहन के जाना भी अलाउड नहीं है, लेकिन चल रहा है हमारे इंडिया में। मे भी बहुत लोगों को मालूम होगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने, बाकी मुझे ड्राइविंग का भी है नहीं इतना मुझे पता। ये हमारा एक्सेल है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कितनी सारी शीट्स दिख रही है गाइस, तो सरफराज आप मत बताना क्योंकि आपको मालूम है। कोई बताना चाहेगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8। नॉर्मली हम एक्सेल शीट ओपन करते हैं 2010 या 2013 वर्जन का। मोस्टली ऑफिस में सबके 2013 वाला इंस्टॉल्ड होगा। तो आप में से कोई बताएगा ये 7 8 शीटों के साथ क्यों खुल रहा है? ये मैंने कुछ चेंज किया है या बाय डिफ़ॉल्ट है, या कहाँ से कैसे ये अपडेट हो सकता है? कोई बताना चाहेगा? फिर मैं वो ट्राई करता हूँ जैसे बताओगे। नो वन? अनूप, विवेकानंद, आप एनी आइडिया ये कैसे आ रहा है? आई एम नॉट श्योर, लेकिन आई गेस इनिशियली फाइल में जाके सेटिंग्स में कुछ चेंजेस कर सकते हैं कि whenever I will open, मुझे आपका स्क्रीन का लेफ्ट एंड नहीं दिख रहा है, एक्सट्रीम ओके, लेफ्ट। लेफ्ट नहीं दिख रहा है, एक मिनट। दिख रहा मेरे है? ख्याल से आपने टास्क बार जो राइट कर रखा है, टास्क बार को नीचे ले आइए शायद। अच्छा, ये वो मैंने जानबूझ हाँ। के कर रखा है। मेरे स्क्रीन में थोड़ी प्रॉब्लम है, टच वाला है ना ये। ओह, अच्छा 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 अच्छा। ये दिख रहा है ना आपको? अभी मैंने फाइल ऑप्शन पे क्लिक किया, ये सब दिख रहा होगा आपको, इन्फो, न्यू, ओपन। नहीं, एक्चुअली मुझे नहीं दिख रहा। मुझे रीसेंट वर्कबुक्स के आरईसी नहीं दिख रहा, ईएनटी वर्कबुक से दिखना शुरू हो रहा है। नहीं, अभी अनूप दिख रहा है आपको? जैसे अभी ये केवल मैंने एक्सेल एप्लीकेशन ओपन किया हुआ है, तो अभी जैसे मैंने दूसरा लैपटॉप मेरे साथ में बैठे हुए हैं सरफराज, तो क्योंकि पास में रहते हो तो इधर ही आ जाते हैं वो। उनके स्क्रीन एप्लीकेशन में पूरा दिख रहा है, वो एक्सेल एप्लीकेशन पूरा खुला हुआ है। फाइल टैब दिख रहा है आपको? फाइल टैब? नहीं, मे बी बिकॉज मैं फोन पे हूँ, शायद इसलिए नहीं दिख रहा। अच्छा, हो सकता है फ़ोन पे, हाँ हो सकता है, लेकिन फ़ोन पे भी दिखता है। जूम करके फोन में देख सकते हैं। ओके, राइट 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 जूम राइट। करके देख सकते हैं। यस यस, हो गया, थैंक यू। हो गया, ठीक है, थैंक यू यार। किसने बताया? मनोज। ठीक है गाइस, थैंक यू यार, आपने शेयर करा एक दूसरे को नॉलेज। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये आपने बताया, बिल्कुल सही बताया आपने। फाइल में जाके ही चेंजेस होते हैं। और एक और चीज़, मैं एंटर कर रहा हूँ तो ये नीचे की बजाय ऊपर जा रहा है। किसी ने ज्वाइन किया है? एक मिनट। क्या हो गया इसको? एक मिनट होल्ड कर देता हूँ इसको, फालतू का रिकॉर्ड हो रहा है। पाओ कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही ये अगर आप देखोगे, ये भी फाइल में ऑप्शन में जाके ही चेंज किया मैंने। एंटर कर रहा हूँ तो ये ऊपर जा रहा है, जबकि ये नॉर्मली अगर आप कुछ करते हो, एंटर करते हो, तो ये डाउन में जाता है। और शीट्स बाय डिफ़ॉल्ट हमारी 3 शीट्स ओपन होती है, बट इसमें 8 शीट्स ओपन हुई हैं। तो देखो ये हम कैसे चेंज कर सकते हैं। ये अगर आप देखोगे ऑप्शंस में, जनरल में सब कुछ अपने आप दिया हुआ है। ये शो मेनी टूल बार्स, ऑल्दो ये ज़रूरी नहीं है, पर ये हम क्विकली कवर कर सकते हैं। तो एक जो बेसिक्स एकदम कहीं पे जाने की तैयारी करे तो हो सकता है ये चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आपको आइडिया रहेगा। मिनी टूल बार आप देखते हो, कॉपी करने के बाद राइट में एक्सेल में दिखाता है, फॉर्म में पेंटर आ जाता है, अलाइनमेंट चेंज करने के लिए आ जाता है। तो ये वो चीज़ है, यहाँ पे दिखा भी रहा है, शो क्विकली एनालिटिक्स ऑप्शन ऑन स्क्रीन। ये आप ग्राफ वगैरह बनाते हो तो उसमें दिखाता है कि आप ग्राफ में थीम्स वगैरह कौन से लगा सकते हो। कभी भी कोई पिवट या कोई ग्राफ या सर्कल कुछ बनाते हो। इनेबल लाइव रिव्यू, ये वही बता रहा है, शो अ प्रीव्यू ऑन होवर फीचर इफेक्ट्स ऑन द डॉक्यूमेंट एज यू होवर डिफरेंट चॉइसेस। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई खुला हुआ है, चलो ठीक है, मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे पहले आपको बता देता हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जितने भी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट फीचर्स पहले से होते हैं वो दिखा रहा है, और इसमें मैंने कुछ चेंजेस करे हैं। यहाँ पे यूज़र नेम में माइक्रोसॉफ्ट आ रहा था, तो ये हमने अपना डाल दिया, मतलब मैंने यहाँ पे अपना डाल दिया है, मुकेश कुमार मिश्रा। और ये
शीट्स अगर आप देखोगे ये 3 था, तो इसको मैंने 8 कर दिया था। इसके अलावा मतलब इसमें इससे ज़्यादा है नहीं कुछ। आपको ये सब आपको पता ही है, हमारा थीम वाइट होता है, सर्कल एंड स्ट्रिप्स, ये उसके पूरे बैकग्राउंड का ही कह रहा है। फॉर्मूले में आप जाते हो, मैक्सिमम इंट्रैक्शंस, एक ये चीज़ मैंने इसमें करी थी R1C1। ये कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में पूछा जाता है हमें इसमें कि यहाँ पे ये आ रहा है क्यों आ रहा है, या जो मैंने अभी पूछा था अप में क्यों जा रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ का जो सेल रेफरेंस आ रहा है R9C7 आ रहा है, ये अभी क्या कह रहा है, ये बता रहा है रो 9 कॉलम 7, और उसके बदले ये क्या दे सकता था, ये हमारा है ई है, जी है, जो भी है, G9E9 जो भी कॉलम का नेम है वो आना चाहिए था, तो हमने चेंज कर दिया इसलिए आ नहीं रहा। तो मैं वापस जाके यहाँ पे ऑप्शंस में जाके इसको पहले जैसा कर दे रहा हूँ। कौन सा था, फॉर्मूला में, ठीक है, इसको हटा दे रहा हूँ। ये जितने भी आप फॉर्मूले वगैरह लगाते हो ये आप खुद से ट्राई करना, ठीक है, क्योंकि रटने वाला काम नहीं करना हमें कोई भी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करनी है चीज़ें। मैं अप डाउन वाला दिखा देता हूँ, कहाँ गया हमारा, एडवांस्ड में है वो। हाँ एडवांस्ड में, सॉरी, ये मैंने अप कर दिया था तो इसको मैं डाउन कर देता हूँ। चलो इट्स बेटर कि आपको बेसिक जिसको पहले से पता ना अच्छा है, मतलब हम रिकैप करेंगे नहीं। एक्चुअली पता नहीं है, आपने क्वेश्चन पूछा था ना, तो मैंने अपने एंड पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया तो मुझे मिल गया। चलो इट्स गुड यार, ये मतलब ऐसे करेंगे तो हमें ज़्यादा मजा आएगा, हमारे सिनेरियोज नए नए निकल के आएंगे। हो सकता है आप कुछ न्यू सिनेरियो दो अगर हम कभी कोई फंक्शनैलिटीज़ लगा रहे हैं, तो इट्स गुड फॉर ऑल ऑफ अस, इवन फॉर मी, मे भी कुछ मुझे नया सीखने को मिले। एडवांस्ड में ये आपने देख लिया, डाउन का ऑप्शन आ रहा है, जूम ऑन रोल, ये सारे फीचर्स आप हटा सकते हो जितने भी इसमें आते हैं। हम जूम कर सकते हैं, सेपरेटर्स हटा सकते हो। कस्टमाइज रिबन में एक चीज़ आती है जो ये डेवलपर, ये VBA से रिलेटेड है, तो ये जब हम उस पर जाएंगे तब दिखाएंगे। ये आपके दिखा रहा है कि कौन कौन से क्विक एक्सेसेस जो आपके होम पेज पे अवेलेबल है। आप कुछ और भी ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। एडिन्स की अभी इसमें हमें ज़रूरत नहीं है। एडिन्स का जब हम पावर पिवट हम एक्सेल पे भी बना सकते हैं। पावर पिवट एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमें इसमें क्या होता है, तो वो पावर BI डैशबोर्ड्स पे बनाया जाता है, बट वो हम एक्सेल पे भी एक लिमिटेड वर्जन तक बना सकते हैं। तो उसके लिए इसमें हमें कुछ एडिन्स ऐड करने होते हैं एक्सेल के ही, तो वो आपका एक्सेस की तरह और एक पावर BI टूल की तरह काम करता है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। मैंने इसमें ऐड किया हुआ है ट्रस्ट सेंटर, ये भी हमारा कोडिंग वगैरह हम करते हैं तो उसको सिक्योर करने के लिए होता है। फाइल में हमें मेनली मुझे दिखाने का वही मकसद था, जो हम बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं वो आप कैसे चेंज कर सकते हो। बाकी न्यू में अगर आप देखोगे हमारे जो ऑलरेडी बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं वो दिखाता है, पर इसमें एक ही दिखा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बहुत सारे दिखा रहा था, ओपन में दिखाएगा शायद, नहीं, अच्छा ये मैंने कौन सा वाला न्यू ओपन किया ना। यहाँ पे आपने देखा अगर अपनी किसी ने एक्सेल खोला हुआ है, अगर आप न्यू ओपन करते हो तो नीचे बहुत सारे टेम्पलेट्स बने बनाए आते हैं, तो वो बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं। इनकेस आपको कोई इनवॉइस बनानी है तो उसमें से कोई सा भी पिक करके आप बना सकते हो। तो हम टेम्पलेट्स भी बनाएंगे तो हम उन बने बनाए टेम्पलेट्स को भी यूज़ करेंगे और खुद के भी टेम्पलेट्स यूज़ करेंगे। सेव एज़ का आपको पता ही है, क्लाउड वगैरह पे भी हमें कुछ करना नहीं क्योंकि हम लाइव सर्वर पे काम नहीं कर रहे। ऑफिस में हम कर सकते हैं बट एक्सेल पे कुछ ऐसा करवाया नहीं जाता क्योंकि अब बड़े बड़े टूल्स आ गए हैं, तो क्लाउड पे एक्सेल का डेटा कहीं पे सेव होता नहीं, मोस्टली वो शेयर ड्राइव्स में सेव होता है। तो आप नॉर्मल जैसे सेव एज़ करते हो वैसे आप वहाँ पे लोकेशन जाके चेंज कर सकते हो, जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है C ड्राइव वाला, और आप उसको सेव कर सकते हो। अभी इसमें पहले के जो दिखा रहा है ये फोल्डर्स हैं, हम इनमें से किसी पे भी सेव कर सकते हो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हमें इसमें ज़रूरत है नहीं करने की। आप इसका डॉक्यूमेंट बना सकते हो, PDF XPS डॉक्यूमेंट, फाइल टाइप चेंज कर सकते हो। बाइनरी फाइल्स होती हैं, अगर आप देखोगे .xls भी हमारी बाइनरी फाइल है। एक्सेल का .xlsx ये हमारा एक्सेल का जो एक्सटेंशन है इसका है। और ये आप देखोगे अगर मान लो आप किसी को फाइल भेज रहे हो, अगर उसका जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट है 2013 वाला, अगर उसका उससे पहले का है 2003 तक का है 97 से, तो उसको आपको इस वाले फॉर्मेट में करके भेजना पड़ेगा। और ये वैसे हमें ऑर्गेनाइजेशन पे ज़रूरत नहीं है, पर गुड टू नो है, आपको पता होना चाहिए अगर आप पर्सनल किसी के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो। मैक्रो इनेबल्ड टेम्पलेट, ये सारे एक्सेल के ही डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। किसी में आपका फंक्शनैलिटी काम करेगा, किसी में नहीं। CSV जो फॉर्मेट होता है इसमें आपका फाइल साइज़ रिड्यूस हो जाता है। एक ये
एक तरह से ये जो हम नोट पैड होता है ना, उसी तरह का डेटा होता है, इसमें आपके फॉर्मूले वगैरह नहीं काम करें। CSV फाइल डाली जाती है लाइव सर्विस वगैरह से, लोग उसको डाउनलोड करके फिर उसको एक्सेल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये रॉ डेटा हम जो काम करते हैं कुछ भी BI टूल्स वगैरह में, तो उसमें ये काम आता है CSV फाइल। तो ये भी मैं दिखाऊंगा आपको टैबलो वगैरह में, इवन एक्सेल पे भी पावर पिवट लेवल पे यूज़ होता है, कैसे यूज़ करेंगे ये आपको पता ही होगा। text.txt वाला नोट पैड के लिए बोल रहे हैं। तो मेनली हमें आपको जो एक्सेल की 4 एक्सटेंशंस हैं आपको मेनली याद होना चाहिए। .xlsx, .xls, क्योंकि ये जो ओल्डेस्ट वर्जन्स एक्सेल के हैं ये उसके लिए होता है। दूसरा बाइनरी फाइल्स का आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ऑफिस में। हमारी फाइल साइज़ मान लो काफ़ी बड़ी होती है तो उसको हम .xls भी इसमें फॉर्मेट में कर देते हैं, तो उसका क्या होता है साइज़ रिड्यूस हो जाता है। और ये मैक्रो का होता है, मान लो आपने कोई कोडिंग करी और आप फाइल को सेव कर रहे हो और गलती से आपने इस फॉर्मेट में कर दिया तो आपकी पूरी की पूरी कोडिंग उड़ जाएगी। तो आपको XLSM फॉर्मेट में ही करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देखोगे ये मैक्रो का सिंबल भी बना हुआ है आई करके, ये मैक्रो का सिंबल होता है। तो चलो होम पेज पे आते हैं फटाफट। मेरा वो वाला कहाँ गया फोल्डर, 360 डिग्री पावर ट्रेनिंग। वो मैंने न्यू अलग से खोला था क्योंकि मैं आपको फॉर्मेटिंग जो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट चेंजेस करे थे उसको दिखाने के लिए था। एक चीज़ गाइस, अगर आप बेसिक या MIS में कहीं इंटरव्यू दे रहे हो तो ये पूछ लेते हैं हाउ मेनी रोज़, और भाई ये ऑप्शनल होता है, आपसे वैसे नहीं पूछा जाता। एक आइडिया मोटा मोटा लेने के लिए कि बंदे को आइडिया है कि नहीं कितनी रोज़ हो सकती हैं। तो अभी जो हमारा एक्सेल का है ये 2013 वाला, और 2017 तक में ये 10,48,576 होता है। अगर ये आपको याद नहीं है तो इसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, आइडिया होना चाहिए कि 10 लाख रोज़ तक होती है अप्रोक्स। और जो कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स यानी कि रो और कॉलम आप समझ लो क्या है। हमने जैसे लास्ट सेशन में डिस्कस करा था, कुछ मैंने रेफरेंसेस का बताया था, वो हम आज भी डीपली कवर करेंगे। ये जो है अगर आपको दिख रहा है BCD, ये हमारे रोज़ हैं, और ये जो कॉलम है 1 2 3 4 5 ये हमारे कॉलम्स हैं। तो ये उसी का पूरा काउंट है कि एक एक्सेल शीट में टोटल कितनी रोज़ होती है और कितने कॉलम्स होते हैं। तो रोज़ 10,48,500, ये डिफरेंट जो ओल्डेस्ट वर्जन हैं उनमें कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर आपको ये पूरा याद रखना है तो उसके लिए हम एक आपको शीट भेज सकते हैं जिसमें ये गूगल पे भी मिल जाएगा। बट आई विल सजेस्ट यू कि एक छोटा सा आइडिया रखो, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने भी अभी निकाला ही था, ये अगर आप देखोगे तो ये काउंट करने के लिए मैंने लगाया था। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं करा था, ये कैरेक्टर्स को काउंट कर लिया था तो वो कॉलम दे देता है। और ये तो पता ही होगा सबको। हमने फाइल देखा, रो क्या होता है वो देखा, कॉलम सेल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। तो अभी आपने देखा था R1C1 क्या था हम लोगों ने, R1C1 उसमें क्या दिखा रहा था, रो और कॉलम नंबर दिखा रहा था, ना कि वो E4 दे रहा था। E4 की जगह वो क्या दे रहा था, ये कौन सा कॉलम है 4, और ऐसे दे रहा था। ये R1 4 दे रहा था, C1 हमारा उल्टा दे रहा था, मतलब मैं उल्टा बता रहा हूँ इसको। R1 हमारा 4 दे रहा था, C1 भी 4 देता। अगर इसको हम देखते R1C1 करके तो अब चाहो तो मैं एक बार यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। इसमें फॉर्मूला में तो ये ओके R4C5 मतलब रो नंबर हमारा 4 है, कॉलम नंबर 5। अच्छा D तक होता है ना हमारा 4, ठीक है। तो कहीं पे कुछ ऐसा होता है ना 19-20, तो आप भी इसको बता सकते हो कि ये वाला मैंने शायद गलत सेलेक्ट कर लिया है कुछ, बिकॉज दिस इज़ ओपन फॉरम। कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप बोलने में आप हेजिटेट कर रहे हो, कोई भी बोल सकता है। रेफरेंसेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये आपका, और ये मैं आप लोगों से भी करवाऊंगा, और जितनी भी चीज़ें हैं मैं एक एक करके आपसे भी करवाऊंगा, आप में से एक्सेस। रेफरेंसेस गाइस, ये मैंने बताया था आपको 3 तरह के रेफरेंसेस होते हैं। लास्ट सेशन में टिप्स कुछ बता रहा था मैं, उसमें बताया था, तो उसको हम डीपली कवर करते हैं। रेफरेंसेस का मतलब क्या हो गया, जैसे हम नॉर्मल लेमन लैंग्वेज के बोलते हैं कि रेफ़र कर दो बंदों को, या एम्प्लॉयज़ रेफरल के लिए ईमेल्स आती है हमारे पास। तो उसमें हम क्या करते हैं, किसी को मैंने बोल दिया और उसने आके इंटरव्यू दे दिया, सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ जो भी है, आगे के जो भी फर्दर स्टेप्स, पर उसको मैंने रेफ़र करा। अगर एम्प्लॉय को पूछा जाएगा, अगर वो सिलेक्शन डीसेलेक्ट होता है बंदा या रिजेक्ट होता है, तो पूछा जाता है किसके रेफरेंस से आया था, जो भी इनके डॉक्यूमेंटेशन होते होंगे HR टीम में, तो उसमें मेरा नाम आता है।
या किसी और ने किया तो वो रेफरेंस में मेरा नाम आ रहा है। तो ऐसे ही सेल मतलब एक तरह से ऑब्जेक्ट की तरह मैं यूज़ हो रहा हूँ यहाँ पे। सेल जो हमारा है यहाँ पे ये कौन सा है, E6। तो अभी अगर इसका रेफरेंस देखा जाए तो ये क्या रेफरेंस दे रहा है, E6, यानी कि ये रेफ़र कर रहा है कॉलम नंबर 6 को, कॉलम नंबर 6, हाँ ई कॉलम है, यानी कि 5th कॉलम हो गया एक तरह से, जो R1C1 वाला हमने देखा था, और रो नंबर 6। तो ये इसको रेफ़र कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अब जो मैंने एग्जांपल दिया उसको ह्यूमन साइकोलॉजिकली से हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, A6। अब यहाँ पे मैं रेफरेंस दे रहा हूँ A6 का, तो ये A6 का कौन से सेल में रेफरेंस दे रहा हूँ, E6 में। तो ये नॉर्मल रेफरेंस हो गया। और आप लोग यूज़ करते ही होंगे नॉर्मल से सम वम लगा के कुछ भी, अगर आप कंट्रोल D करोगे इसको तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये ले रहा था E6 में, कौन सा ले रहा था ये A6 का, यहाँ पे दिखा रहा है ऊपर फॉर्मूला A6, यहाँ पे A7, यहाँ पे A8, A9, 10। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है हमारा ये जो रेफरेंस है वो है रिलेटिव रेफरेंस, इसको बोलते हैं रिलेटिव। ये रिलेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एक एक नंबर आगे बढ़ता जा रहा है अपने। अगर इसको राइट में करोगे तब भी एक एक नंबर बढ़ेगा। एक नंबर कहने का मतलब है नीचे हमारी रोज़ बढ़ी है तो यानी एक एक रोज़ आगे बढ़ेंगी, और अगर आप राइट में अगर इसको करते हो पेस्ट तो कॉलम्स बढ़ेंगे, यानी कि जो आपका रेफरेंस होगा उसका एक एक कॉलम बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर रेफरेंस हमारा क्या है, पहले वो समझ लो, रेफरेंस हमारा A6 है। इसको जब मैं डाउन में पेस्ट कर रहा हूँ तो क्योंकि हमारा यहाँ पे रो नंबर्स बढ़ रहे हैं तो यानी 6 की जगह 7 हो गया, 7 की जगह 8 हो गया, 8 की जगह 9 हो गया। और ऐसे ही अगर मैं राइट में पेस्ट करता हूँ, सॉरी कंट्रोल R कर दूंगा यहाँ पे मैं। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो कहीं कहीं पे 0 आ रहा है, क्यों आ रहा है, देखो यहाँ पे ये A6 का रेफरेंस ले रहा है। अब यहाँ पे अगर राइट में ये अगर वैल्यूज़ हम आगे देखेंगे तो ये क्या करेगा, कॉलम नंबर्स को इंक्रीज़ कर रहा है, यानी A6 की जगह B6 को लेगा, यानी कि 6 आपका कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, और यहाँ नीचे हमारा A कांस्टेंट था क्योंकि यहाँ पे रो नंबर्स हमारी कांस्टेंट नहीं थी बाय डिफ़ॉल्ट। A6 B6 में हमारा क्या है, कुछ भी नहीं है तो इसने 0 दे दिया। C6 में कुछ भी नहीं है तो इसने 0 दे दिया। फिर D6 में भी कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो D6 का रेफरेंस 0। उसके बाद यहाँ पे आ गया रेफरेंस, तो ये इसको रेफ़र कर रहा है E6 को, यहाँ पे देखो। तो ये हो गया हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो रेफरेंस होता है वो, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। उसके बाद आता है एक एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस का मतलब हो गया, एब्सोल्यूट बोलते हैं ना, यू आर एब्सोल्यूटली राइट, ये वर्ड यूज़ करते हैं बहुत लोग, या कुछ भी बोल देते हैं एब्सोल्यूटली, यानी कि एग्जैक्टली ऐसा ही, या एकदम सही बोल रहे हो आप, एकदम करेक्ट बोल रहे हो। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस का मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए कि मैं जितनी भी जगह पेस्ट करूँ, चाहे वो राइट में करूँ चाहे डाउन में करूँ, वैल्यू वो उसी सेल की देगा जिसको मैंने फर्स्ट वाले में रेफ़र करा है, यानी कि सब में A6 का रेफरेंस देना चाहिए। कोई नहीं, बाहर बोलो। और यहाँ में अब इसको हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, F4 करेंगे, सॉरी F2 करना पड़ेगा पहले। F4 बटन जो हमारा फंक्शन वाला होता है उसमें F4 को प्रेस करोगे तो ये अभी ये हो गया एब्सोल्यूट रेफरेंस। वो कैसे बना, अगर F4 करोगे तो आगे आप देखोगे डॉलर साइन आ जाता है। डॉलर आपके रो या सेल को लॉक कर देता है, कांस्टेंट बना देता है। तो अगर आप देखोगे A के आगे भी डॉलर है, 6 के आगे भी डॉलर है, तो आपका दोनों को दोनों लॉक हो गया और ये बन गई हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो अगर मैं आप राइट में या डाउन में कहीं भी कुछ भी पेस्ट करूँगा, इसको पेस्ट का मतलब कंट्रोल R करोगे तो क्या करेगा, लेफ्ट वाले फॉर्मूले को राइट तक ले जाएगा, कंट्रोल D करोगे तो डाउन तक ले जाएगा। तो हर जगह इसमें अगर आप देखोगे A6 की वैल्यू ही ले रहा है, सब जगह A6 लिखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो अब कोई बताना चाहेगा ये मिक्स रेफरेंस क्या होता है, कैन कुछ आइडिया अगर लगा हो तो? नो वन? ये इसी से रिलेटेड ही हो गया। मिक्स में क्या होगा, अभी हमने क्या देखा, रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस। मिक्स में दोनों चीज़ें आ जाएंगी। दोनों चीज़ें कैसे आ जाएंगी, हमारे रेफरेंस में दो चीज़ें, रो और कॉलम। अगर आप इसमें से कोई भी एक चीज़ अनफ्रीज कर देते हो तो ये बन जाता है आपका मिक्स रेफरेंस। तो मान लो अगर यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, F4 करता हूँ, उसमें F4 को जितनी बार प्रेस करोगे ना ये अपने आप चेंज होता रहेगा। अगर किसी ने खोला हुआ है तो आप
चेक कर सकते हो। और अगर आपने रेफरेंस समझ लिया तो आपका कभी वी लुकअप गलत नहीं होगा, कभी आपको कोई फंक्शन गलत नहीं होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमने फ्रीजिंग कॉन्सेप्ट को समझा नहीं, हमने फॉर्मूला वाला लगा दिया, लेकिन इवन कई बार टेस्ट में भी होता है, कॉन्फिडेंस होता है लोगों को कि चलो अच्छा है मैं कर लूँगा इजी, लेकिन वो फंस गए। डेटा ऐसे दे दिया जानबूझ के कि आपको लुकअप तो लगाना आता है, आपको इंडेक्स फंक्शन भी आता है, लेकिन आपने वहाँ पे आउटपुट जो दिया वो सही आ ही नहीं रहा है बिकॉज ऑफ रेफरेंस। तो ये मैं बार बार F4 कर रहा हूँ तो ये चेंज हो रहा है। तो अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 6 को मैंने अनफ्रीज कर दिया है क्योंकि उसके आगे से डॉलर हट गया है। अब देखो क्या होगा, राइट में अगर करूँगा तो 6 का 7 नहीं होगा क्योंकि राइट में कॉलम नंबर्स बढ़ते हैं जो कि मैंने फ्रीज कर रखा है। तो राइट में तो हमारी सब में यही वैल्यू आएगी, A6 A6 A6। अच्छा हुआ नहीं, वेस्ट नहीं हुआ। A6 का ही आ रहा है सब में क्योंकि 6 नंबर चेंज होगा नहीं राइट में जाने पे, और A हमारा फ्रीज हो चुका है। ये मिक्स रेफरेंस हो गया है। इसमें एक हमारा एब्सोल्यूट है, कौन सा वाला, जो कॉलम नंबर है। रो हमारा रिलेटिव रेफरेंस पे काम कर रहा है क्योंकि उसके हमने कुछ आगे कुछ भी नहीं लगाया। और अगर मैं डाउन में करता हूँ तो डाउन में देखो आउटपुट सही आ रहा है। क्यों? क्योंकि ए हमारा कांस्टेंट हो गया है, लेकिन रो हमारा कांस्टेंट नहीं है, रोज चेंज हो सकती हैं। तो अगर आप डाउन में देखोगे A7 A8 A9 A10, ये हो गया हमारा मिक्स रेफरेंस। तो किसी को रेफरेंस में कोई डाउट, क्योंकि अब इस पर मैं एक एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ छोटी सी, फिर आपको टास्क भी दूंगा। और अगर इस टास्क से याद है किसी ने करा था टास्क, एक ही जने का आया था रिप्लाई मेरे पास, सरफराज का। क्या करो यार, कोई नहीं, अभी हम करते हैं इसमें। ये मैं शीट, ईमेल ओपन है सबका, फटाफट भेज दे रहा हूँ। कहाँ गया? एक ही करवाऊंगा, ज़्यादा नहीं, एक करवाऊंगा, बाकी मैं होम टास्क थोड़े से मैंने डिफ़िकल्ट भी बनाए हुए हैं, वैसे दूंगा। होल्ड कर देता हूँ रिकॉर्डिंग को। यहाँ पे क्या करना है मुझे, इस वाले सेल में और इन सब में कौन कौन सी वैल्यूज़ ऐड करनी है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। यानी कि जो हमारा 10 20 30 इन तीनों को भी ऐड करना है, और इस 100 को भी ऐड करना है, इस 100 को भी ऐड करना है। और इस तरह से ऐड करना है कि उल्टा पुल्टा ना हो जाए। मतलब समझ लो, अगर मैं राइट में पेस्ट करूँ तो ऐसा ना हो जाए कि जब ये इस वाले सेल पे जाए तो इस वाले सेल का रेफरेंस, मतलब एन का रेफरेंस लेने लग जाए ओ पे जाने पे, और पी पे जाए तो ओ का ना लेने लग जाए, क्योंकि फिर उठपट आंसर्स आएंगे यहाँ पे। और ऐसे नीचे जाए तो ये उसके ऊपर वाले के रेफरेंसेस ना लेने लग जाए। तो ये चीज़ करने के लिए मैं ये करवा देता हूँ, बाकी आपको घर से करना है। मैं थोड़ा सिंपल वाला बता देता हूँ पहले, ये ऑलरेडी किया हुआ है पहले से शायद, पहले करा था हमने लास्ट बैच में। चलो इसको करते हैं। इसमें कुछ नहीं, हम इसको और इन दोनों को पहले ऐड करते हैं, तो ये सेकंड थर्ड वाला फिर आपको थोड़ा सा इसको समझने के बाद इजी लगेगा। इक्वल टू रेफरेंस दे रहे हैं हम यहाँ पे किसका, अब यहाँ पे रेफरेंस वर्ड यूज़ हो रहा है और प्रैक्टिकली भी वो यूज़ हो रहा है। किसका दिया, F14 प्लस, कैसे भी दे सकते हो, पहले चाहे E5 चाहे मतलब आगे पीछे करके दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपका आउटपुट सेम ही आएगा। गलत हो गया, F14 प्लस E14 प्लस इसका दे देते हैं। अब अगर मैं राइट में पेस्ट करूंगा तो ये आउटपुट सही आ रहा है, ये तो बता दो गाइस ये सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, कोई बताना चाहेगा आप में से? नो वन? चलो मैं दिखा देता हूँ। फर्स्ट वाले में तो आउटपुट हमारा आ रहा है, तीनों का रेफरेंस सही आ रहा है, F14 E15 C15, लेकिन यहाँ पे देखो चेंज हो रहा है तो ये गलत आ रहा है। और आउटपुट देख के भी आइडिया लग रहा होगा कि इतने ज़्यादा नंबर कैसे बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं ऐसे ही देखूँ मोटा मोटा 200 और 100 कितना हो जाएगा, 310 आना चाहिए इस वाले में, लेकिन ये आ रहा है 410। ऐसे यहाँ पे भी, तो ये गलत आ रहा है। क्यों आ रहा है गलत? क्योंकि ये 100 और ये 100 और ये 10, ये तीनों कांस्टेंट होना चाहिए था। अब ये देखना पड़ेगा कहाँ पे क्या कांस्टेंट रखना है। चलो 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिया है, F14।
तो F14 की जो वैल्यू है वो राइट में तो जानी नहीं चाहिए, यानी कि यहाँ पे हम कॉलम को फ्रीज कर देंगे, क्योंकि राइट में अगर जाएगा यानी दूसरे सेल में, तो यहाँ पे 200 की वैल्यू यानी कि F15 की वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 14 को फ्रीज कर दूंगा, यानी इसका रो फ्रीज कर दूंगा, सॉरी कॉलम फ्रीज करना था, उल्टा बोल दिया मैंने। रो फ्रीज करना पड़ेगा, सॉरी मैं बता के ही मैंने गलत बता दिया, क्योंकि अगर हम कॉलम फ्रीज करेंगे तो ये नेक्स्ट जो सेल में आंसर आएगा उसमें भी F14 को, जबकि नेक्स्ट में हमें F15 का, इसके नेक्स्ट वाले में F16 का, ऐसे लेना आउटपुट, F नहीं सॉरी G15 फिर H15 फिर ऐसे इस तरह से। तो F को हमने रिलीज़ छोड़ दिया ऐसे ही, ये यहाँ पे लगेगा मिक्स रेफरेंस, 14 को हमने फ्रीज कर दिया। अब ये आया हमारा E15। अब इसमें देखो क्या करना है, अगर इसमें मैं कॉलम को यानी E को फ्रीज कर देता हूँ तो क्या होगा, तब आपका ये कांस्टेंट रहेगा कॉलम, मतलब अगर राइट में पेश जाएगा तब भी ये इस 100 को ही लेगा, लेकिन अगर डाउन में वैल्यू जाती है तो डाउन में हमारा ये अनफ्रीज होना चाहिए रो नंबर। ये समझ में आ रहा है ना गाइस, आप कनेक्ट कर पा रहे हो ना, मैं चीज़ों को आगे पीछे करके भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अभी दोनों के आगे डॉलर लग गया तो ये पंगा हो जाएगा, क्योंकि फिर ये क्या करेगा, 100 जो है केवल 100 ही उठाएगा, नीचे जाएगा तब भी। राइट में तो ये 100 लेगा, ठीक है, क्योंकि इस कॉलम से ही लेना चाहिए, लेकिन डाउन में जाएगा तो डाउन में इससे नीचे ये 150 लेना चाहिए, इससे नीचे 200 लेना चाहिए, तो यानी रो यहाँ पे अनफ्रीज होना चाहिए, तो इसमें रो अनफ्रीज कर दिया। ठीक है, अब लास्ट वाले में जो 10 है इसमें पूरा का पूरा फ्रीज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 10 सब में यूज़ होगा, तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंस, देखो यहाँ पे दोनों रेफरेंस यूज़ हो रहे हैं, 3 यूज़ नहीं हो रहे। एक तो हमारा ये मिक्स रेफरेंस यूज़ हो रहा है, मिक्स में किसी में कॉलम फ्रीज किया हमने, किसी में रो फ्रीज किया है, और एक हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज़ हो रहा है जिसमें हमने दोनों चीज़ें फ्रीज करी हैं। तो ये ऐसे काम कर रहे हैं यहाँ पे। अगर अब मैं इसको राइट में पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल R, आप टेस्ट भी कर सकते हो, आंसर सही आ रहा है एकदम। ठीक है, तो ये आपको करना है घर पे, ये वाले एक ये करना है, 2 ये 2 कर लोगे तो और भी होगा आगे। मैं इसी में और भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बना के दे दूँगा। डिफ़िकल्ट का मतलब ये फ्रीजिंग कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा जैसे जाल टाइप का बिछा के दे दूँगा। फॉर एग्जांपल मैं 1-2 और दे दूँगा जिसमें ये सारे ऐड करने होंगे आपको इनके अलावा। तो अगर वहाँ पे आप आउटपुट सही निकाल पाए तो आपका फ्रीजिंग कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर गलत हो रहा है तो इट मीन्स आपको और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा रेफरेंस, मिक्स रेफरेंस। रेंज क्या होता है सबको पता है। ये अगर आप देखोगे मैंने कहाँ से कहाँ तक सेलेक्ट किया है, L2 से लेके L4 तक सेलेक्ट किया है। इसको हम लिखते कैसे हैं, ये MIS के इंटरव्यूज़ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अगर कोई इसके लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो एक बार रेंज और ये हो सकता है आपको पहले से मालूम हो, L2 to L4 पर आप एक बार देख लो। इस तरह से रेंज लिखा जाता है। अच्छा, आप अगर देखोगे ना जो हम VLOOKUP लगाते हैं तो उसमें हम रेंज भी यूज़ करते हैं, रेफरेंस भी यूज़ करते हैं। VLOOKUP का सिंटेक्स क्या होता है, VLOOKUP, उसके बाद हम लुकअप वैल्यू मान लो इसको ले लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, रेफ़र किया इसको। उसके बाद मान लो हम इसको, ये डेटा कोई भी वैलिड नहीं है, वो मैं आपको दिखाने के लिए ऐसे ही कर रहा हूँ। हम रेफरेंस ऐसे लेते हैं, मान लो ये टेबल है, ये रेंज, सॉरी ये रेंज लिया हमने। उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉलम नंबर डालते हैं, कॉमा 0 करते हैं, कॉमा निकल आता है क्योंकि टेबल है ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो रेफरेंस भी यूज़ हो रहा है। रेफरेंस क्या है, M4। तो ये VLOOKUP में भी ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है कि आपको जो लुकअप वैल्यू उसमें क्या फ्रीज होना चाहिए, क्या फ्रीज नहीं होना, क्योंकि लुकअप वैल्यू जो आप लगाओगे वो एक केवल वैल्यू के लिए नहीं लगाओगे, बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी नीचे जो जा रही होंगी, उनके भी आपको चाहिए होंगे। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या चीज़ फ्रीज करनी है, क्या चीज़ नहीं फ्रीज करनी है। तो वहाँ पर आपको ये रेफरेंस वाली एक्सरसाइज की प्रैक्टिस काम आएगी। या बहुत लोग ऑलरेडी अगर यूज़ करते हो तो उनको पता होगा कैसे यूज़ होता है। बहुत लोगों को रेफरेंस मालूम नहीं होता क्या है, लेकिन वो फिर भी सही फार्मूला लगा लेते हैं क्योंकि उनकी VLOOKUP पे और इन पे प्रैक्टिस पे, फार्मूला पे प्रैक्टिस अच्छी होती है मतलब। बट अगर आपको ये पता लग गया तो हो सकता है आप कभी गलती भी करते हो तो वो भी नहीं होगी। तो रेंज हो गया, रेफरेंस हो गया। शीट तो अब सबको पता ही है, शीट ये हमारी एक्सेल शीट है।
कई सारी शीट होती है इसमें, बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स ओपन होती हैं 2013 तक के जो हमारे इसमें है। और वर्कबुक, ये पूरी की पूरी वर्कबुक है। फिर इसके अंदर एप्लीकेशन है। कोई कुछ कहना चाहता है? ठीक है, तो आई थिंक वो मैंने लिख रखा है, इसमें था नहीं काम का वो कुछ। होम टास्क पे आते हैं अब। एप्लीकेशन क्या है? ये पूरा का पूरा हमारा एप्लीकेशन आ गया। इसको मैं मिनिमाइज़ कर दे रहा हूँ। मतलब इसके अंदर और भी हम वर्कशीट्स वर्कबुक्स खोल सकते हैं। ये अभी एक ही वर्कबुक ओपन है जिसको मैंने ऑलरेडी नेम दिया हुआ है टॉपिक्स कवर्ड। अगर मैं कंट्रोल एन कर देता हूँ तो एक एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल वर्कबुक्स ओपन होगी। देखो मैंने उसको मिनिमाइज़ करा तो ये वाला दिखने लग गया। अच्छा नहीं है ना यार कैसे हट गया अपने आप? कब से नहीं आ रहा? अच्छा मैंने कुछ क्लिक कर दिया होगा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर पेस्ट स्पेशल यूज़ करना चाहूँ तो इसमें इतने सारे ऑप्शन आते हैं। आप होम वाले टैब पे जाओगे, पेस्ट में देखोगे कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ये केवल वैल्यू को पेस्ट करेगा। ये क्या करेगा? फार्मूला पेस्ट करेगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ फिर हम करते भी हैं। ये फार्मूला है नंबर फॉर्मेटिंग। तो मान लो आपने कहीं पे कुछ डेट्स के कुछ रेफरेंसेस लिए हुए हैं फार्मूला में, चाहे इक्वल टू करके आपने किसी सेल का रेफरेंस लिया और उसको नंबर फॉर्मेट में किया है, तो उसमें क्या करेगा वो? नंबर फॉर्मेट में नहीं, मतलब यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ। चलो कंट्रोल सेमी कॉलन हम करते हैं तो डेट आ जाता है इक्वल टू, मैं इसका रेफरेंस ले रहा हूँ तो एक तरह से ये फार्मूला लग गया है भाई, मतलब रेफरेंस दे दिया ऑल्दो ये फार्मूला है। अगर इसकी फॉर्मेटिंग मान लो नंबर की है, कहाँ से? यहाँ से भी कर सकते हैं फॉर्मेट। आप यहाँ से भी कर सकते हो। अगर आप देखोगे ना ये छोटा सा एरो बना हुआ है, इधर से भी कर सकते हो आप। मैं इसको नंबर फॉर्मेट में कर दे रहा हूँ और इसको मैंने डिलीट कर दिया है। अब अगर मैं यहाँ पे रेफरेंस ले रहा हूँ इसका, तो ये ले तो रहा है लेकिन ये केवल वैल्यू को दे रहा है, ना कि उसका फॉर्मेट। फॉर्मेट इसका क्या है? इसका नंबर फॉर्मेट अलग है। नंबर फॉर्मेट इसका, वैल्यू फॉर्मेट इसका डेट वाला है, लेकिन यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग में आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ कंट्रोल सी, कौन सा वाला था? ये पेस्ट था, ये तो देख लिया, इजी है, हमने कंट्रोल वी करना है बस। फार्मूला अगर पेस्ट करना है तो फार्मूला इस वाले सेल में, मतलब जहाँ फार्मूला लगा उस वाले सेल से कॉपी करोगे तब आप फार्मूला पेस्ट कर सकते हो। तो वो भी हम देखेंगे। मैं ये दिखा रहा था फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग। मैं यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इसने क्या करा? वैल्यू तो पेस्ट करा ही करा। अब उसके अंदर फार्मूला नहीं था तो इसने वैल्यू को पेस्ट करा, कोई फार्मूला लगाता है नहीं। इस वाले को अगर हम कहीं पे पेस्ट करते, अब मान लो मैं इसको कहीं पे पेस्ट करता हूँ, नॉर्मल कंट्रोल वी से भी आ जाता है ये। अभी क्या करा इसने? केवल फार्मूला पेस्ट करा, यानी इक्वल टू वाला रेफरेंस वाला इसने पेस्ट करा तो वो ज़ीरो आ रहा है। क्यों ज़ीरो आ रहा है? क्योंकि इसमें हमने कोई रेफरेंस नहीं दिया इस वाले सेल में के में, वो हमने आई पे दिया हुआ है। और अगर मैं ये कर रहा हूँ फार्मूला एंड नंबर, तो ये क्या कर रहा है? केवल फार्मूला को पेस्ट कर रहा है और उसकी डेट वैल्यू को नहीं ले रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे करते हैं कंट्रोल सी, यहीं पे करता हूँ, जीरो नहीं लेना चाहिए, यहाँ पे ज़ीरो ले रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक मिनट गाइस, इसको जाने दो। मेरे यहाँ बहुत डिस्टर्बेंस होता है गाइस, सॉरी, मुझे भी होता है मैं कुछ करता हूँ तो। गया।
यहाँ पे ना आप अलग अलग फॉर्मेटिंग्स कर सकते हो। तो अगर मैंने कहीं फॉर्मूला लगाया है उस पर दिखा देता हूँ। यहाँ लगा था ना, ठीक है। यहाँ पे जैसे अगर आप देखो कि बोल्ड कर रखा है एक तो, और दूसरा फार्मूला लगा है। फार्मूला कुछ भी नहीं, रेफरेंस दिया हुआ है, मतलब एक तरह से इस सेल के लिए वो फार्मूला ही माना जाएगा। बाकी हमें पता ही है, हमने रेफरेंस दिया हुआ है। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, अच्छा पेस्ट करने के लिए मुझे रेफरेंस देना पड़ेगा, कहाँ पे पेस्ट करना है। अब इसने क्या करा, फार्मूला नंबर फॉर्मेटिंग, इसने सेल्फ फॉर्मेटिंग को नहीं लिया है, नंबर फॉर्मेटिंग। नंबर फॉर्मेटिंग का मतलब हो गया कि अगर आपका यहाँ पे कोई नंबर है और जिस फॉर्मेट में है तो ये उस फॉर्मेटिंग को भी ले रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट है तो टेक्स्ट, अगर नंबर फॉर्मेट है तब भी वहाँ पे टेक्स्ट तो आ ही जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप देखोगे नंबर लिखोगे तो राइट में जा रहा है। तो हमारा सेल जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है। अगर आप टेक्स्ट लिखते हो तो वो लेफ़्ट में जाता है, नंबर लिखते हो तो वो राइट में जाता है। कई बार क्या करते हैं ये आईटी वाले कंफ्यूज कर देते हैं, जो इंटरव्यू में होते हैं एडमिन वाले, आपका ये क्या करेंगे, अलाइनमेंट चेंज कर देते हैं। अब ये क्या है, क्या टेक्स्ट को तो आप टेक्स्ट ही बोलोगे, लेकिन अगर आपका नंबर लेफ्ट में कर देंगे और जिसको ये चीज़ पता है तो उसको पूछेंगे नंबर है वैल्यू या टेक्स्ट है, तो आपको कैसे पता लगेगा। आप सिंपल होम टास्क पे जाके यहाँ देख लो सेलेक्ट किया हुआ है, अगर ये लेफ्ट में हो रखा है तो इसका मतलब ये आपका। और दूसरा आप कैलकुलेशन करोगे या रेफरेंस दोगे, मान लो 2 नंबर्स हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, इन तीनों का सम करता हूँ। अब इसने क्या करा, इस वाले को सम नहीं करा क्योंकि ये टेक्स्ट वैल्यू है। तो अगर मैं इसको भी टेक्स्ट बना देता हूँ, क्या करना होगा टेक्स्ट करने के लिए, एक सिंगल कोट्स और 1। अब ये टेक्स्ट वैल्यू हो गया है। मतलब ये कंफ्यूज करने के लिए होता है कि मैंने ये भी कर दिया, एरर इग्नोर कर दिया। अब आपको पता नहीं लगेगा ये नंबर है या, ये करवाया जाता है, सम करवाएंगे फिर आपको बोलेंगे नंबर पूरे क्यों नहीं आ रहे, यहाँ पे सम कंप्लीट क्यों नहीं आ रहा। तो आपको देखना पड़ेगा जो आपका यहाँ पे नंबर है कहीं टेक्स्ट में तो नहीं है। तो F2 अगर आप करोगे तो आपको दिख जाएगा। तो 2 तरीके से पता लग जाएगा, एक तो लेफ़्ट साइड में है तो वो टेक्स्ट होगा, लेकिन उसको कंफर्म करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा अलाइनमेंट चेंज तो नहीं किया गया है। क्योंकि नॉर्मल अगर मैं यहाँ पे A लिख रहा हूँ तो इसका देखो लेफ़्ट अलाइनमेंट नहीं है यहाँ पे, बस इसका जो होता है ना मिडल वाला जो अलाइनमेंट होता है अप डाउन वाला, वो इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सिलेक्टेड दिखा रहा है, लेकिन लेफ़्ट राइट या मिड वाला नहीं दिखा रहा है। या नंबर अगर मैं लिखता हूँ तो उसका भी नहीं दिखा रहा है। तो 2 तरीक़ों से आपको पता लग जाएगा कि आपका टेक्स्ट वैल्यू है या नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो रही है। एक तो इसमें कोई अलाइनमेंट नहीं दिया हुआ टेक्स्ट का लेफ़्ट राइट मिड वाला, यहाँ पे एक तो अलाइनमेंट दिया हुआ है, इससे पता लग रहा है कि ये हो सकता है नंबर हो, लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं है क्योंकि आप यहाँ देखो सिंगल कोट आ रहा है। अगर ये सिंगल कोट नहीं होता तो इसका मतलब ये नंबर ही है। तो बहुत जगह ऐसे बनाना पड़ता है, आप कोई वैल्यू लिखते हो ना, कई बार उसको सिंगल कोट्स के साथ लिखना पड़ता है क्योंकि उसको हमें वहाँ पे पूरा, मान लो 0 के साथ लिख रहे हो तो ये 0 1 नहीं लेगा, 1 लेगा। तो कई बार क्या करना पड़ता है, हमें ऐसे लिखना पड़ता है कोटेशन 0 1, लेकिन फिर वहाँ पे वो सम नहीं करेगा। तो उसके अलग अलग तरीके हैं, वो हम बात करेंगे आगे फंक्शनैलिटीज़ में कैसे आप उसको भी सम कर सकते हो। जैसे मैंने याद है लास्ट सेशन में बताया था PCS के साथ लिख के आ रहा था तब भी वो सम कर रहा था, जबकि वो टेक्स्ट वैल्यू की तरह दिख रहा था। तो ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स हैं, वी विल यूज़ दैट। द्विवेदी जी कहाँ रह गए, लगता है नाराज़ होके चले गए। तो ऐसी स्पेशल में 2-3 चीज़ें और हैं, आपको बता देता हूँ। इमेज वाला देख लो, एक क्या होता है, ये वैल्यू पेस्ट करेगा, ये वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग, वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। ये जो ऊपर वाले ना इतने ज़्यादा ये यूज़ नहीं होते जितने ये तीनों यूज़ होते हैं। इसको आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल C किया हुआ है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑल्ट, देखो ऊपर क्या लिखा हुआ गया, सारे के सारे हाईलाइट हो गए कॉलम्स, S सदी जी हैं ऑनलाइन पे, वो नहीं आता, अपने आप ऑटो कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। ऑल्ट ES V, यहाँ पे देखो मैंने क्या करा, ऑल्ट ES करा, उसके बाद V कर दोगे तो अब यहाँ पे वो जितनी मैं वहाँ पे मैनुअली दिखा रहा था वो चीज़ें यहाँ पे अपने आप दिखा रहा है।
आपको अंडरलाइन पे जो आ रहा है F के नीचे अगर अंडरलाइन है तो F प्रेस करोगे तो वो फॉर्मूले को पेस्ट करेगा, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। ऑल्दो यहाँ पे केवल रेफरेंस दिया हुआ है तो हम फॉर्मूले को यहाँ पेस्ट नहीं करेंगे, हम सिंपल वैल्यूज़ और फॉर्मेट्स को देखते हैं। फॉर्मेट्स और फॉर्मूला दोनों अलग चीज़ है। फॉर्मेट यानी आपका सेल का फॉर्मेट क्या है, फॉन्ट कौन सा है, कलर कौन सा है, साइज़ क्या है, वो उसके कमेंट्स अगर आप याद है राइट क्लिक करके अगर कभी आपने कहीं देखा हो कमेंट्स डले होते हैं, अगर आप उस सेल पे जाते हो पर्टिकुलर तो कमेंट्स दिखने लग जाते हैं राइट में, छोटा सा बॉक्स खुल के, तो वो कमेंट्स भी फॉर्मेट होके पेस्ट हो जाएगा। वैलिडेशन ड्रॉप डाउन आपने देखा होगा, कुछ भी सेलेक्ट करते हो किसी सेल में, उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाती है और उसमें से कुछ भी एक वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है तो वो भी पेस्ट करेगा। तो यहाँ पे हम मोस्टली जो यूज़ होता है, ऑल तो कोई यूज़ नहीं करता, या तो आप वैल्यूज़ वाला हम यूज़ करते हैं, यहाँ तक कि कई बार हम होता क्या है कहीं किसी और या वेबसाइट से कहीं भी गूगल से कुछ कॉपी करते हैं या कोई भी डेटा कहीं से कॉपी करते हैं एक्सेल पे, तो हम क्या करते हैं उसको वैल्यूज़ में पेस्ट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है वो हमारे एक्सेल में नॉर्मल वैल्यू की तरह आ जाता है। अब जैसे ये रेफरेंस आ गया है विदाउट एनी प्रीवियस फॉर्मेटिंग, ये जो हमारे प्रीवियस जो डेटा है ऊपर दिख रहा है उसका कोई भी फॉर्मेट नहीं है, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड में आ गया जैसे हमने अभी लिखा हो, इस तरह से आ गया। तो Alt+E+S ये है इसका शॉर्टकट की, यहाँ पे मैं लिख भी दूंगा। और ये सारी जितनी बेसिक चीज़ें ना, ये अभी जितनी भी हमारी ये सारा कोरिलेटेड होगा एक दूसरे से, जितने भी हम अब फंक्शनैलिटीज़ या फॉर्मूला करेंगे सारी बेसिक चीज़ें उसमें जुड़ी रहेंगी कुछ ना कुछ, चाहे आपका वो फॉर्मूला हो, चाहे आपका रेफरेंस वाला हो, चाहे आपका वैलिडेशन वाला हो, ये सारी चीज़ें फॉर्मेट्स हो, सब कनेक्टेड है। यहाँ तक कि अभी हम इसमें जो मैंने आपको बताया था इसमें कॉन्कैटिनेट की जगह हम लास्ट टाइम हमने डिस्कस करा था फ्लैश फिल वाला ऑप्शन, वो सब प्रैक्टिकल यूज़ होगा छोटी छोटी चीज़ों में, तो एक दूसरे टॉपिक्स के थ्रू प्रीवियस टॉपिक्स की भी प्रैक्टिस होती रहेगी ऑटोमेटिकली। तो ये हमारा यहाँ लिख देता हूँ Alt+E। अच्छा, एक बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ, कभी आपसे कोई शॉर्टकट की पूछ लेता है किसी भी चीज़ का, तो आप शॉर्टकट की आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ तो हमें याद होती है, हम काम करते हैं अगर उस चीज़ पे। देयर आर मोर देन 1000 शॉर्टकट कीज़, तो उतना कौन याद रखेगा। तो शॉर्टकट की आप निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना, ऑल्ट करना है। अब ऑल्ट के बाद आप देखोगे कौन कौन से टैब पे जा रहा है, F से फाइल पे जाएगा, H से होम पे जा रहा है, N से इंसर्ट पे जा रहा है। अब तुरंत क्विकली बता सकते हो कि इसके लिए शॉर्टकट की आप क्या यूज़ कर सकते हो अगर कोई पूछता है तो, बट ये है कि उस टाइम आपके पास एक्सेल शीट होनी चाहिए, मतलब एक्सेल ओपन होना चाहिए सिस्टम में, अदरवाइज़ आपको याद रखना पड़ेगा। और याद रखने के लिए हमें पूरे के पूरे शॉर्टकट कीज़ नहीं याद रखने होते, कुछ याद रखने होते हैं, जैसे शॉर्टकट कीज़ ग्राफ बनाने के लिए, पिवट टेबल बनाने के लिए, पेस्ट करने के लिए, वैल्यू फॉर्मेट्स पेस्ट करने के लिए, मतलब ऑलमोस्ट आपको वो याद हो जाएंगी। कम से कम 20-25 ऐसे शॉर्टकट कीज़ हैं जो आपके डेली लाइफ में यूज़ होने वाली है, वो आपको याद होनी चाहिए। और वही पूछा जाता है, क्योंकि जो पूछेगा इंटरव्यूअर या कहीं पे आपसे, उनको भी इतना नहीं याद होता, इवन मुझको भी नहीं याद है, जबकि मैं 3 साल से 4 साल से इसी पे ही काम कर रहा हूँ, बट निकाल सकते हैं। मान लो आपको शॉर्टकट की, यहाँ पे मैंने एक वैल्यू लिखी है, इसको डॉलर में चेंज करने के लिए मुझे शॉर्टकट की लगाना है। अब इसका क्या हो सकता है, ऑल्ट करोगे, मुझे इसको डॉलर में या परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ऑल्ट, वैसे तो हमें सामने दिख रहा है, हम उस पर क्लिक करके भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे शॉर्टकट की के थ्रू करना है। ऑल्ट किया मैंने, अब ये देखो होम टैब में है हमारा परसेंटेज वाला, डॉलर वाला सब कुछ, ठीक है। तो हम H प्रेस करेंगे, उसके बाद ये दिखा रहा है परसेंटेज के लिए क्या आ रहा है, P, ये देखो, तो Alt+HP, बहुत सिंपल है, फिर से करता हूँ, Alt+P हो गया। तो आप कोई भी की बना सकते हो। तो ये हो गया हमारा पेज स्पेशल का जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और ऑल्ट, बस मैं इतना लिख रहा हूँ, प्लस एनी टैब कैन बी यूज। अब अगर आपसे कोई पूछता हो ऑफिस में कि इसका शॉर्टकट की चाहिए, तो आप शॉर्टकट की के गुरु बन सकते हो, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना आपको, सारे के सारे इसमें भी याद नहीं रखने, आप अपने हिसाब से जो आपको पता है यूज़ होती है उनको आप देख लो, 1-2 बार काम करोगे तो आपको रटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, याद हो जाती है।
अब जैसे मुझे या आप में से बहुत लोगों को पेज स्पेशल का याद होगा, अलाइनमेंट एडजस्ट करना है। मान लो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा मैंने, अब वैसे इसका शॉर्टकट की जो मुझे याद है Alt-H-I-O, उल्टा बोल दिया लेकिन मेरे हाथों को मालूम है, मैंने I-O बोल दिया, O-I है एक्चुअली। होता है ना जैसे हम बाइक चलाते हैं तो हमें फोकस करो या ना करना पड़े, आप अगर सीख चुके हो, पुराने हो चुके हो, तो आपके पैरों को पता होता है कितना गियर लगाना है या कितने टाइम पे, हाथों को पता होता है कितना। तो ऐसे ही मैंने भी बोला कुछ और था लेकिन हाथों से मेरा वो शॉर्टकट की सही गया, Alt-H-O-I है, मैंने I-O बोला था एक्चुअली, मुझे याद नहीं था लेकिन ये लग गया। ऐसे ही होता है Alt-E-S, किस लिए होता है Alt-E, नहीं, एक होता है शीट डिलीट करने के लिए, Alt-E-S कुछ और होता है, मुझे याद था पहले, मैं बहुत यूज़ करता था, शायद कुछ और Alt-E। ठीक है, शॉर्टकट की पे इतना फोकस नहीं करता भाई, एक दो दिखा रहा था बस आपको, बाकी ये तो बता दिया। पेस्ट स्पेशल जितने भी हैं आप यहाँ से भी कर सकते हो, मैनुअली पेस्ट कॉपी कर सकते हो। आप मान लो कि इसको कॉपी करा और इसी फॉर्मेट में मुझे ये वाला भी करना है, तो फॉर्मेट पेंटर भी यूज़ कर सकते हो। इस पर क्लिक करो, यहाँ पे कर दिया। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, पूरा का पूरा फॉर्मेट, अगर आपका ब्लैंक वैल्यूज़ पे भी कर देगा। अब यहाँ कुछ लिखूँगा तो वो उसी फॉर्मेट में आएगा जिसमें ये, जहाँ से मैंने उठाया वो वाला है। तो ये फॉर्मेट पेंटर का काम होता है। अगर आपका कलर यहाँ पे है येलो है और ये डार्क है, अब मैं फॉर्मेट पेंटर करता हूँ तो इसने कहीं पे वैल्यू में किसी में कुछ छेड़खानी नहीं करी, पूरा फॉर्मेट चेंज कर दिया। तो ये आई थिंक बहुत लोग यूज़ भी करते होंगे, बट वी आर गोइंग वन बाय वन। फॉर्मेट सेल, आप ऐसे ही सेल को फॉर्मेट कर सकते हो, तो इसको मैं टॉपिक नहीं मानता। इंसर्ट में देखते हैं क्या क्या है हमारा। होम पे एक बार दिखा देता हूँ पहले, हमने फॉर्मेट के अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं। वैसे फॉर्मेट का एक अलग से पूरा टॉपिक ही होगा, तो उसमें और भी ज़्यादा अच्छे से कराया जाएगा, पर इसमें मैं दिखा देता हूँ। मोस्टली हम सोच आज ही कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या है, ये तो आपका फ़ॉन्ट चेंज करने का, ये सबको मालूम है। हम वो चीज़ें करते हैं जो थोड़ा सा आपको अलग से सुनने देखने को मिलेगा, ऑल्दो वो चीज़ें हमारी सामने ही होती हैं। अलाइनमेंट भी सबको ही पता है, ये अप डाउन के लिए होता है, अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हो। तो हम सीधे आते हैं यहाँ से। ये आपने देखा होगा कई बार कुछ क्या होता है, कोई हमारे पास रिपोर्ट बनी होती है तो उसमें जो फर्स्ट या सेकंड कॉलम होता है उसमें कुछ इस टाइप का लिखा होता है, उसके बाद बाकी के रो वाइज होते हैं। वो क्या करते हैं ना, एक्चुअली मर्ज कर देते हैं इन सेल्स को सबको, और ये ऐसे ही दिखाते हैं तो ये यहाँ से चेंज कर देते हैं। एंगल आप चेंज कर सकते हो, उल्टा कर दिया, उसको छोटा कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कितने तरीके के हो सकते हैं वो दिया हुआ है, और एक और दिया है रोटेट कर सकते हो आप, इसको तिरछा कर सकते हो, तो ये इस वाले को यूज़ करते हैं। यहाँ पे एंगल दे सकते हो, अभी 90 डिग्री पे है, इसको मैं मान लो मैनुअली लिख देता हूँ 1110। कहाँ गया, अच्छा कुछ शायद वो नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। वो 90 से कम पे लेगा, मैंने ज़्यादा डाल दिया रोटेशनल वे में चलता है ना। तो ये ऐसे आप इसको अलाइनमेंट यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ऑल्दो इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। अगर आप किसी रिपोर्टिंग पे काम कर रहे हो तो आप उसको थोड़ा अलग से दिखाना चाहते हो, कोई हेडर कोई कॉलम, तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं एक्सेल में जो ब्यूटीफुल बना देती है आपकी रिपोर्ट्स को। ये आपको पता होगा, इंडेंट्स होते हैं। इंडेंट्स मतलब आपका जो टेक्स्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसमें स्पेस कितना है सेल के और टेक्स्ट के बीच में। तो ये तो लेफ़्ट इंडेंट बाय डिफ़ॉल्ट इसका ये एक स्पेस भी नहीं होता है, एक छोटा सा बहुत मिनी माइक्रो होता है, इसको बोलते हैं। राइट में जितना मैं प्रेस करता जाऊँगा, देखो राइट में जा रहा है ये इंडेंट, ये लेफ़्ट में जा रहा है। तो कई बार क्या करते हैं लोग, मर्ज कर दिया, इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। मैं इसको वापस वैसे ही कर दे रहा हूँ। फंक्शनल में यूज़ नहीं होता इंडेंट कभी भी। हाँ, हटाने के लिए कर सकते हो सकता है पहले से किसी ने इंडेंट रखा हो, आपको ट्रिम करना पड़े, हटाना पड़े। बाकी किसी फॉर्मूले फंक्शन में इंडेंट नॉर्मली आप किस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हो चीज़ों को, वहाँ पर यूज़ करने के लिए मर्ज यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। कई बार हम इस तरह से दिखाते हैं, मान लो कि मैं एक लाइन यहाँ पे एक्स्ट्रा इंसर्ट कर दे रहा हूँ,
मुझे इसको मर्ज करके दिखाना है बड़े इसमें सेल में। मर्ज हो गया, दोबारा करा, अनमर्ज हो गया, फिर मर्ज हो गया, फिर अनमर्ज हो गया। मर्ज का अगर जितने सेल्स को आपने सेलेक्ट करा था वो उतने सेल्स के बीच में पूरा का पूरा उसने एक बना दिया। यहाँ तक इसका रेफरेंस भी देखो एक ही तरह 812। इसने क्या करा, ये इनको खा गया, बी वाले रेफरेंस को ले गया, ये B11 B12 12-13 को इसने मर्ज कर दिया इसमें 812 में। तो ये मर्ज हो गया, इसको मैं अनमर्ज कर देता हूँ वापस, अंडू देता हूँ, ठीक है। रैप टेक्स्ट होता है, ये कई बार होता है ना। अब जैसे मैं डैशबोर्ड्स पे काम करता हूँ तो वहाँ पे मुझे क्या कहते हैं, वो लोग शेयर पॉइंट से डेटा दे देते हैं, बहुत सारा डेटा होता है, तो डेटा ना थोड़ा ऊट पटांग तरीके से आया होता है। कोई डेटा मैं दिखा देता हूँ। मतलब छोटा बड़ा सेल्स होते हैं, अलाइनमेंट सही नहीं होते, नहीं इस डेटा पे काम नहीं करेगा वो। ये मतलब करता है कुछ नहीं, एडजस्ट कर देता है उसको। इसने उसी सेल में एडजस्ट कर दिया, विड्थ उसकी सेम रखी। आपका टेक्स्ट अगर ज़्यादा या कम होता है तो ये उसको क्या करता है, उसकी हाइट को कम ज़्यादा कर देगा। मान लो मैं ए लिखता हूँ और मैं ये कर देता हूँ, तो इसने क्या करा, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पे पहले से दिया हुआ है, क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं, अगर आपका टेक्स्ट इससे ज़्यादा होता है, मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी, एक तो ये तरीका है, आप इसका विड्थ Alt-H-O-I जो मैंने अभी कमांड लगाई थी वो, या फिर आप डबल क्लिक करके, बहुत सारे तरीके हैं। डबल क्लिक करके, कहाँ पे डबल क्लिक करना है, ये सिंपल इस रो पे करना है, लास्ट में डबल क्लिक करके भी आप कर सकते हो। दूसरा, अगर आप इसको रैप टेक्स्ट करते हो तो ये इस तरह से दे देगा, आपका उसका विड्थ उतना ही रखेगा, हाइट इंक्रीज़ कर देगा सेल की, तो उस हाइट के अंदर ये आपका पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाएगा सेल। और ये यूज़ होता है, ये एक सिंगल सेल के लिए यूज़ नहीं होता। अभी मुझे फोल्डर ढूंढना पड़ेगा डेटा, ये बहुत सारे डेटा आपके पास इस तरह से आते हैं। आप खुद ही सोचो, कोई इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। मान लो ये रेफरेंसेस हैं, छोटे छोटे नहीं हैं, बड़े बड़े हैं रेफरेंसेस, और साथ में कुछ और भी लिखा और बहुत सारे सेल्स में है। तो सोचो आपके पास कैसा डेटा आया होगा, और मैं आपको बल्कि खुद भेजूँगा, तो आप उसमें रैप टेक्स्ट वगैरह यूज़ करके देखना, ये जितनी भी चीज़ें हैं, तो वो आपका कैसे आप उसको रैप टेक्स्ट करके एडजस्ट करके आप पर्टिकुलर सेल में दिखा सकते हो, उसके लिए होता है। और मर्ज सेंटर देख लिए, ये आपको पता ही है, ये हम फॉर्मेटिंग में भी यहाँ से जाके कर सकते हैं, सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। मैं वो चीज़ें दिखाता हूँ जो ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट हो सकती है या लगती होगी। ये सबको ही मालूम है, नंबर जनरल, यहाँ पे आप डेसिमल्स हटा सकते हो, करेंसी आप चेंज कर सकते हो। अकाउंटिंग क्या होता है, ये सिंबल्स आगे लगाने के लिए होते हैं। आप INR भी लगा सकते हो, इसमें INR का ऑप्शन भी दिया है, मतलब रुपीज़ में भी दिखा सकते हो, कुछ लिखोगे तो उसके साथ INR लिखा हुआ है। कहाँ गया, INR या रुपीज़ लिखा होगा, ये नेपाली वाला भी है, देखो उनका भी रुपया चलता है शायद, मुझे पता नहीं है, नेपाल का रुपये वहाँ पे भी चलते हैं। अभी आया था, नीचे होगा, अगर किसी ने सिस्टम में खोला हुआ तो देख सकते हो, ये आ तो गया शायद। पंजाबी भी आ गया, इंडिया के ही अलग अलग लैंग्वेज के भी आ गया इसमें, कन्नड़, हिंदी, ये रहा। और यहाँ पे मान लो लिख देता हूँ 100, तो ये इस तरह से दिखा रहा है, कितना ब्यूटीफुली आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। आप इसको डॉलर में कर सकते हो, यूरोज़ में कर सकते हो, करेंसी कैसी भी आप चेंज कर सकते हो। अकाउंटिंग में और करेंसी में, दोनों में ऑप्शन दिया हुआ है। करेंसी में बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ये है कि आप इस तरह से भी शो कर सकते हो। कई बार आप देखते हो कि ना ब्रैकेट के साथ आता है, ट्रेड करके अलग से शो होता है। अब पता नहीं कौन किस तरह से कैसे काम कर रहा है, तो वो डिपेंड करता है आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। डेट फॉर्मेट्स, ये बाय डिफ़ॉल्ट इतने सारे इसमें दिए हुए हैं, आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। कस्टम यहाँ से करोगे,
तो हम लास्ट में देखेंगे कस्टमर भी। टाइम का गाइज आपको कोई भी कैलकुलेशन करना है ना आवर्स का, तो आप ना ये 37 ये वर्ड याद रखना, 37 फंक्शन टाइम के लिए हम ये वाला लेके चलते हैं 37। ये एक्यूरेट आपका कैलकुलेशन देगा। मान लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 और इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ टाइम में। कंट्रोल फंक्शन 1 वाला बटन दबाओगे उससे भी आ जाता है, बाकी यहाँ से भी आ जाता है। ये आपको होम टैब पे छोटा सा एरो दिख रहा है अलाइनमेंट के राइट साइड में, इसमें गए ओके कर दिया। ये क्या दिखा रहा है, मैंने 1 2 3 4 लिखा था, इसने अपने आप ले लिया। इसमें अभी ये सही नहीं लगा, आप इसको आप चेंज करके ले सकते हो। मतलब ये फॉर्मेट है, आप इस फॉर्मेट पे यहाँ पे आप टाइम डाल सकते हो और उसका कैलकुलेशन सही आएगा। लेकिन अगर आप इसमें से कोई और टाइम का फॉर्मेट ले लेते हो, मान लो अब यहाँ लिख देता हूँ 0 2 3, ये क्या कर रहा है, मैं 2 3 लिख रहा हूँ तो इसको डेज में कन्वर्ट करके दे रहा है। मैंने 3 लिखा था उसको 72 कर दिया, 96 कर दिया। तो आप समझ सकते हो आप इसको कैसे कर सकते हो। आप यहाँ पे जाके चेंजेस मैनुअली कर सकते हो। इनका ऐसे ही सम निकाल के देखते हैं मोटा मोटा कितना आता है। अब यहाँ पे डेट का फंक्शन भी मुझे देखना पड़ेगा, और अगर आप इसको इनमें से कोई और फॉर्मेट लेते हो तो हो सकता है कई बार सही भी आ जाए लेकिन एक्यूरेट नहीं होगा, गलत भी हो सकता है। लेकिन अगर आप 37 वाला फॉर्मेट लेते हो, अगर आपको कोई टाइम वाला डेटा है तो आप वहाँ पे 37 क्या दब गया, F1 दब गया। ये इतने सारे फॉर्मेट्स अगर इनको लेके चलोगे तो आपका डेटा गलत भी हो सकता है। और दूसरा अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नाउ, बाव हो गया। इसका फॉर्मेट गलत है, सही करना पड़ेगा। देखो नाउ लिखने पे क्या आता है टाइम का कुछ नहीं गाइस, आप कभी भी कुछ भी कैलकुलेशन करना हो 37 वाला सेलेक्ट करना, तभी आपका एक्यूरेट आएगा। बाकी आप लोगे तो हो सकता है कई बार सही आ जाए, लेकिन कई बार वो फेल हो जाते हैं। और दूसरा एक होता है नाउ फंक्शन। नाउ क्या करता है, अभी कितना टाइम हो रहा है और आज की डेट क्या है वो दे देगा। अगर दोबारा नाउ लिखोगे या अगर ये रिफ्रेश होती है शीट थोड़ी थोड़ी देर में, तो आपका यहाँ पे टाइम भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये लाइव टाइम दिखाएगा। मान लो मैं इसको दोबारा से एंटर करता हूँ, अभी उतना ही टाइम हो रहा था, वो दिखा रहे चेंज नहीं हुआ अभी। और अगर टुडे लिखोगे तो आज की डेट आएगा। मोस्टली काफ़ी लोग यूज़ करते होंगे आप में से। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, नाउ में और टुडे में, और एक ये तीनों में 3 चीज़ हो गई डेट के लिए। अब देखो यहाँ पे जहाँ जहाँ एंटर कर रहा हूँ ना, ऊपर वाला अपने आप रिफ्रेश हो रहा है। मैंने यहाँ पे इसको लिख के एंटर करा था तो ये अपने आप 4 बजे यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि ये अपडेट हो गया, एक तरह से रिफ्रेश हो गया। अच्छा, कोई बता सकता है तीनों में डिफरेंस क्या है? नाउ एक डिफरेंस तो सामने दिख रहा है कि आपको टाइम दिख रहा है इसमें, अभी जो अभी टाइम हो रहा है, और डेट है ही। बाकी इसके अलावा डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है? नाउ में, टुडे में, और ये जो एंटर करा है मैंने, इसको कैसे करा है? CTRL स्पेस सेमीकोलन, सॉरी। तीनों में डिफरेंस क्या है? चलो मैं ही बता देता हूँ डिफरेंस। अगर आप देखोगे, मान लो ये शीट में क्लोज कर देता हूँ सेव करके, और कल ओपन करता हूँ, तो जो टुडे वाला डेट है ना, ये टुडे की तरह कल भी काम करेगा, मतलब कल की डेट आ जाएगी इसमें अपने आप। लेकिन जो मैंने कंट्रोल कॉलन लिया हुआ है, सेमी कॉलन, ये आपका आज का ही डेट लेगा। और ये जो है, मतलब टुडे और नाउ, ये लाइव टाइमलाइन पे चलता है। और कंट्रोल कॉलन ये आपका जो आपने एक बार एंटर कर दिया उसी मेथड पे चलेगा। दूसरा ये है, ये आपका जो टुडे फंक्शन है, बहुत सारी जगह बहुत यूज़ होता है टुडे और नाउ। HR वाले भी यूज़ करते हैं, MIS वाले भी यूज़ करते हैं। मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ
है और उसका आज उनको देखना है कितनी एज हो गई है बंदे की, तो वो उसके लिए भी होता है। अब उसमें टुडे में क्या होगा, जो रिमाइंडर्स होता है, आप लोगों ने देखा होगा ईमेल आती है बहुत लोगों के पास बर्थडे का, तो एचआर वालों का काम क्या होता है, वो एचआर टीम भेजती है सब, एनिवर्सरी हुआ, बर्थडे हुआ, ठीक है, डिपेंड करता है कौन सी कंपनी क्या क्या चीज़ों पर ग्रीटिंग भेजती है। तो जैसे बैंक ऑफ अमेरिका में क्या करते हैं वो, या और यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप जैसी कंपनियों में भी क्या करते हैं, उनके पास एक फंक्शन लगा होता है। मान लो यहाँ पे आपका कंट्रोल कॉलम लिख देता हूँ, ये डेट ऑफ बर्थ है, अब इसको मैं डेट ऑफ बर्थ में कन्वर्ट कर देता हूँ। किसी का डेट ऑफ बर्थ है ये जुलाई मंथ, और ये कर देता हूँ मैं 20/19/89। ये मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ है, ऐसे बहुत सारी डेट ऑफ बर्थ होंगी ऑब्वियसली, फिर नेम का कॉलम भी होगा और आईडी भी होगी। तो अब डेट को तो डेट से ही निकालेंगे वो, उस नेम के रेफरेंस के थ्रू। ये डेट ऑफ बर्थ हो गई और ये हो गया आज का डेट। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए टाइम तो नहीं देखेंगे, तो नाउ फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, टुडे लगा होगा कहीं ना कहीं उनके कॉलम में। और ये चीज़ें मैं आप लोगों से बनाऊंगा, रिमाइंडर्स बना सकते हो आप एक्सेल में, थोड़ा बहुत कोडिंग भी बताऊंगा आपको एडवांस लेवल पे जब हम इसको कर ही रहे हैं। तो अब किसी ने ज्वाइन किया है, मोहन कुमार। ओके मोहन कुमार जी कहाँ चले गए थे? आप गायब भी हो गया के कैमरा ऑन है आपका? कोई नहीं। तो ये आपका अगर आप देखोगे इस तरह से एचआर फंक्शनैलिटी पे काम करता है टुडे वाला फंक्शन। इसको हम लगा के देख लेते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। तो उनके पास क्या करते हैं ना, एक तो मैनुअल ये तरीका होता है कि यहाँ पे मैं फार्मूला लगा दूँ, उनको डेली दिखता रहेगा आज किसका बर्थडे है, तो उन सबको मेल फ्लो हो जाता है वो एक तरह से। मैं क्या करूँगा, इसमें माइनस कर दूँगा, नॉर्मल जो हम कैलकुलेशन प्लस माइनस वाला करते हैं वही करूँगा, और इसको डेटेड इफ, मैं भी क्या कर रहा हूँ, एक डेटेड इफ फंक्शन होता है, उसके थ्रू हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ओल्ड डेट लेनी पड़ेगी, उसके बाद न्यू डेट लेना पड़ेगा, उसके बाद मान लो हमें ईयर्स निकालने हैं, तो ये ईयर्स निकाल देगा, और आपको निकालना है ईयर्स के बाद हमें क्या निकालना है, मंथ्स। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को चलो दोबारा लगा देता हूँ, आप देख लेना, डेटेड इफ। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप ये कर सकते हो, बट हम सिंपल वे से स्टार्ट करते हैं। आपका ये ओल्ड डेट आ जाएगा। मंथ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, YM करना पड़ेगा, YM करना पड़ता है, MD देखते हैं, मैं भूल गया हूँ, बहुत दिन हो गए करे हुए। अच्छा सॉरी, डेट तो लिया नहीं मैंने, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, ठीक है, कॉमा YM का मतलब ईयर अगेंस्ट मंथ। ओके अब आप ऐसे ही देख लो, जुलाई है ये और ये है दिसंबर, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 4 महीने का। एक्चुअली वैसे तो 5 बनते बनता है, लेकिन ये डेज को भी तो माइनस करेगा, तो इसके अकॉर्डिंग अभी केवल 4 महीने दिखा रहा है, 31 साल 4 महीने। और यहाँ पे हम कर देते हैं फिर से डेटेड, ओल्डेस्ट डेट, न्यू डेट, MD कर देते हैं यहाँ पे। अगर मैं M कर दूंगा तो केवल मंथ्स आ जाएंगे, और D कर दूंगा तो केवल डेज आ जाएंगे, मतलब पूरे डेज। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो इस पर्टिकुलर, एक तो ये एज पता लग जाती है, दूसरा आज किस किस बर्थडे है वो तो उनको रिमाइंडर, जैसे इसमें है ये जुलाई का महीना चल रहा है ना, तो एक रिमाइंडर हम उसमें सेट कर सकते हैं, उसमें दिख जाता है उनको किसका बर्थडे है। आपके पास एकदम से पॉपअप आ जाएगा स्क्रीन खोलते हैं, या मैनुअली लोग देखते हैं। मान लो मैंने एक्सेल शीट खोली, मैंने देखा किस किस का बर्थडे है आज, भेज दिया, और यहाँ से आपको टेन्योर पता लग रहा है। अब चाहे वो आपका डेट ऑफ बर्थ का टेन्योर हो, चाहे वो आपका एक्सपीरियंस का टेन्योर हो कि कितना टाइम हो गया, ये HR वाले यूज़ करते हैं। अब अगर यही डेट आपकी ज्वाइनिंग की होती, मान लो मैंने कब ज्वाइन किया था बैंक ऑफ अमेरिका, मुझे 3 साल हो गया अप्रोक्स। अब मुझे दिखा देगा कितने दिन हो गए, मैंने किया था नवंबर में, यहाँ पे 13/2017, ठीक है।
अब ये मुझे बता रहा है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो मुझे एकदम एक्यूरेट दिखा। 3 साल 1 महीना हो गया मुझे, दिसंबर का महीना चल रहा है इस मैंने नवंबर 2017 में करा था, और उसके बाद ये दिसंबर चला 1 महीना। डेज अभी अब ये कल की डेट में होगा तो यहाँ पे 1 दिन भी आ जाएगा। तो इस तरह से टेन्यू निकाल सकते हो। बाकी लिस्ट आपके सामने, आप यहाँ से देख ही सकते हो। रिमाइंडर का भी हम करेंगे इसमें, कैसा रिमाइंडर सेट कर सकते हो, छोटी मोटी कोडिंग भी कराई जाएगी आपको। फॉर्मेट सेल पे हमने क्या क्या देख लिया, सारी चीज़ें देख ली। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उसके अलावा हम एडिशनली क्या चीज़ कर रहे हैं वो मैं बाद में लिख दूँगा। ठीक है, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं, दिख रहा है यहाँ पे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये सेपरेटली टॉपिक्स है गाइस, लेकिन मैं क्योंकि होम टास्क कवर कर रहा था तो मैं दिखा देता हूँ। मान लो ये मैंने इसको नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ पहले तो, या कहीं से कोई डेटा ले लेता हूँ, छोड़ो, इसमें है डेटा हमारे पास, इसी को कर देते हैं। ये मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया। ये सब आप कर ही सकते हो, डॉलर परसेंटेज, ये उसमें भी दिखा रहा था जो मैंने ये फॉर्मेट वाला ऑप्शन दिखाया था, यहाँ से भी आ रहा है फॉर्मेट वाला ऑप्शन। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक तो होता है कि आप ऑल्ट ओ डी, अब ऐसी चीज़ें आपको कमांड याद रखनी पड़ेंगी जो आपको याद हो जाएगी। ऑल्ट ओ डी किया मैंने, यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है, लेकिन मैं वो नहीं बताऊँगा, वो एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे हम तब उसमें बताऊँगा। अभी मैं होम टास्क पे बता रहा हूँ जो जो अवेलेबल है। हाईलाइट सेल्स, आप यहाँ पे ना, अब क्या है हमारे ये एक्सेल 2013 और 10 के बाद ना, पहले नहीं थे ये फीचर्स, एक्सेल में ही दे दिया है। आपको मान लो नहीं आता कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने, तो आप एक्सेल के अंदर ही इनबिल्ट ऐसे फीचर्स दिए हैं जिसको देख के आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग बिना किसी फार्मूला को लगाए लगा सकते हो। तो आप अपने आप दे रहे हैं, एक तरह से टैबलो की तरह थोड़ा थोड़ा काम करता है, या पावर BI टूल्स कह लो दूसरे। तो ये कह रहा है कि ग्रेटर देन, लेस देन, यही चीज़ें हम ऑल्ट ओ डी करके उसके अंदर जाके करते हैं। तो यहाँ पे अपने आप दिखा रहा है। अब ये क्या कह रहा है, ग्रेटर देन 50, अपने आप देखो इसने कलर चेंज कर दिया। अब ये हाईलाइट कर रहा है, अभी मैंने ओके नहीं करा, कैंसिल कर दूंगा तो हट जाएगा। तो दोबारा भी जाता हूँ, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन। तो मैं काम करता हूँ, दो कंडीशंस लगा देता हूँ। अगर ग्रेटर देन, क्या हम करते हैं यहाँ पे, हाँ ठीक है, ग्रेटर देन 50 है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इतने सारे थीम्स दे रहे हैं कि आपको क्या करना है। तो हम एक काम करते हैं, ग्रीन कर देते हैं। मान लो ये नंबर्स हैं, कुछ भी कि अचीवमेंट नंबर्स है, अगर इससे ज़्यादा या इस है तो वो ग्रीन शो करे। दोबारा से मैं जा रहा हूँ इस पर, लेस देन, अगर लेस देन, अगर से लेस देन है तो उसको हम येलो कर देते हैं। 50 से कम है तो 50 वाले का क्या होगा, 50 वाले को इक्वल टू डाल देते हैं, तो उसको हम कुछ और कर देते हैं। इक्वल टू 50 है तो उसको क्या करते हैं हम, रेड बॉर्डर पे कर देते हैं। ये भी ना कोई फॉर्मूला लगा अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग करिए। बाकी ऑल्ट ओ डी करके भी कर सकते हो। मैं आप लोगों को बोलूँगा एक बार, क्योंकि हम उसमें एडवांस में फंक्शन वगैरह भी यूज़ करेंगे, तो आप लोग एक बार देख लेना अगर किसी ने देखा ना हो तो। ऑल्ट ओ डी कमांड है, थोड़ा आपको पहले से, ये देखो इसमें दिखा रहा है ऑलरेडी कितनी कंडीशंस आपने पहले से लगाई हुई हैं। ये कौन सी है, फॉर्मेटिंग की कंडीशंस। ऐसे ही फार्मूले के अंदर कंडीशंस लगती हैं, जो इफ़ कंडीशन वगैरह लगते हैं। आप कोई कंडीशन दे रहे हो कि ये कंडीशंस हो तो ये वैल्यूज़ हैं, तो ऐसे ही कलर्स की और सेल फॉर्मेट्स की कंडीशनिंग भी लगती है। तो मैं काम करता हूँ, इनको हटा देता हूँ पहले, तीनों को सेलेक्ट कर लिया। हमें क्या था, ऑल्ट ओ डी। एक बार आप लोग क्या करना, पूरा का पूरा ये देखना, मैं हिंट दे देता हूँ, कुछ भी नहीं है। जो चीज़ वहाँ पे वो मैनुअली क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक दिखा रहा था, बस सेलेक्ट करने में दिखा रहा था, वो चीज़ यहाँ पे आपको मैनुअली करनी पड़ेगी, बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़, लोवेस्ट वैल्यूज़, हाईएस्ट, ये तो ऑटोमेटिक लेगा। बाकी आप इसमें, अब जैसे यहाँ पे कर दोगे फॉर्मेट सेल्स ओनली दैट कंटेन्स सेल वैल्यू, आप कोई भी यहाँ पे डाल दोगे, या स्पेसिफिक टेक्स्ट डाल दोगे, या नो ब्लैंक्स। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि सेल वैल्यू बिटवीन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, ये सब चीज़ आप एक बार ट्राई करना खुद से। फिर हम करेंगे एडवांस लेवल पे इसका करने के बाद। कुछ लोग आप करो, साथ साथ मज़ा आएगा। फिर फॉर्मेट टेबल्स,
ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट कर सकते हो थीम्स। आई थिंक ये सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। फ्लैश फिल वाला मैं एक बार बता देता हूँ, जो मैंने लास्ट उसमें बताया था। इंसर्ट डिलीट का आप सबको पता ही होगा। इसका शॉर्टकट की बहुत लोगों को नहीं मालूम होता, हम लोग राइट क्लिक करके करने लग जाते हैं। मान लो आपको ये पूरी पूरी रो डिलीट करनी है या इस सेल को ही डिलीट करना है, तो शिफ्ट केवल कंट्रोल माइनस कर दोगे, डिलीट हो जाएगा। यहाँ पूछ भी रहा है शिफ्ट सेल डाउन एंटायर रो, पूरी की पूरी रो डिलीट करनी है, ऑप्शन भी दे रहा है, या पूरा कॉलम डिलीट करना है या इस सेल को ही डिलीट करना है। एक शॉर्टकट की होता है, क्योंकि हम सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो मैं बेसिक भी बताता रहूँगा। इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, सामने पूछ लेते हैं कि आपको पूरी की पूरी रो सेलेक्ट करनी है, क्या कमांड होगी। शिफ्ट स्पेस, यहाँ मैं लिखता चलता हूँ, शिफ्ट स्पेस होता है टू सेलेक्ट ऑल रो एंटायर रो। चलो ये सब चीज़ें ना मैं बता दे रहा हूँ, मैं लिख के भेजूँगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा इससे हमारा। मैं लिखूँगा जब ईमेल भेजूँगा तब लिख के भेज दूँगा। शिफ्ट स्पेस होता है जो हमारा पूरी की पूरी रो सेलेक्ट करने के लिए होता है। आई होप आप में से कई लोग यूज़ करते होंगे। कंट्रोल स्पेस होता है पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट करने के लिए होता है, और ऐसे ही आप सेलेक्ट करके डिलीट मार सकते हो पूरी की पूरी रो को। शिफ्ट स्पेस करके कंट्रोल माइनस कर दो, ये रो डिलीट हो जाएगा, और कंट्रोल स्पेस करके पूरा का पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल माइनस करते हो, प्लस करोगे तो एक रो या एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। अभी यहाँ पे क्या हुआ देखो, एरर आ गया, ये उस सेल से वैल्यूज़, अच्छा प्लस माइनस करा था हमने यहाँ पे कुछ अभी, ठीक है। इंसर्ट रिबन, मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। पिवट टेबल्स आपने लास्ट सेशन में देखा होगा, नहीं देखा होगा तो बता देता हूँ। डेटा हमारे पास ऑलरेडी है, आप इस पर क्लिक करके भी कर सकते हो पिवट टेबल, यानी कि अभी मैं आपने कोई भी डेटा सेलेक्ट नहीं किया है, आप सिंपल पिवट टेबल पे क्लिक करोगे, अब ये रेंज मांग रहे हैं। दूसरा, आप डेटा सेलेक्ट करके तब भी कर सकते हो। तीसरा कमांड भी होता है, ऑल्ट DP। तो अभी जैसे हम 1 by 1 टॉपिक्स पे आएंगे, नेक्स्ट सेशन से हमारे टॉपिक्स VLOOKUP से स्टार्ट करेंगे, तो इन सब चीज़ों पे एडवांस लेवल पे भी करेंगे, बेसिक पे। मतलब एक दिन में अगर मैं जैसे पिवट करवा रहा हूँ तो पिवट आपको बेसिक एडवांस दोनों पे कवर हो जाएगा, दोनों चीज़ें बताई जाएंगी आपको। आई थिंक ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी लिख दे रहा हूँ, अब लिख ही दिया है तो। रिकमेंडेड पिवट टेबल्स, अब इस डेटा के अगर बेस पे हमें देखा जाए तो वो क्या रिकमेंडेशंस देता है, वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, इस वाले में सेलेक्ट करना पड़ेगा रिकमेंडेड। इसने अपने आप जो मतलब इसके हिसाब से होना चाहिए वो बना के दिखा रहा है पिवट। और ये एक्चुअली कोई डेटा नहीं है, मैं एक ढंग का डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज इंडेक्स है तो उसने ढंग से शो नहीं करा, मैं यहाँ पे ये डेटा ही सेलेक्ट कर ले रहा हूँ पूरा। अब देखते हैं रिकमेंडेड टेबल्स, ये दिखा रहा है आप कि इनमें से आप इस तरह की ऐसी टेबल्स बना सकते हो। तो मान लो आपको टेबल्स में जो हम यहाँ पे लेफ़्ट राइट कॉलम वगैरह सेलेक्ट कर रहे थे वो नहीं आता कि क्या लेना है कैसे लेना है, तो आप यहाँ पे, और हो सकता है आपसे अच्छा ये बना के दे रहा हूँ। तो ये हमने देखा अभी फाइल में ऑप्शन देख रहे थे कि ओवरव्यू देता है, इनेबल कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो। वो चीज़ें डिसेबल कर दोगे तो ये सब नहीं दिखेगा। एनालिसिस डिसेबल कर दोगे तो ये सब नहीं दिखेगा। तो ये ऐसे ऐसे पिवट्स बना सकते हो रिकमेंडेड पिवट टेबल से। ये देखो प्लस माइनस वाला भी दे रहा है, अगर मान लो मैं ये बना देता हूँ, सी हाउ इट इज़ वर्किंग। टेबल, नॉर्मल टेबल, आप इसको कंट्रोल T करके भी बना सकते हो। टेबल का पता कैसे लगता है गाइस, अगर कि ये टेबल है कि नहीं, और टेबल के बनाने के फ़ायदे क्या होते हैं बता देता हूँ। अभी ये टेबल होगी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया टेबल का नाम, न्यू टेबल। अगर आप मान लो कहीं कुछ VLOOKUP या कुछ भी लगा रहे हो ना, आपको पूरी टेबल नहीं भी सेलेक्ट करोगे तो अपने आप ले लेगा ये। मान लो मैं सम, देखो इसने क्या करा, कुछ गलत हो गया लेकिन इसने देखो सब में ले लिया सम। अब वो गलत क्या है डेटा देखना पड़ेगा मुझे, पर टेबल का पावर देखो। ऐसे ही VLOOKUP लगाओगे तो आपको एक ही सेल में लगाना पड़ेगा,
देखते हैं डेटा में क्या दिक्कत है। अंडू कर देता हूँ इसको, अब सम करके देखता हूँ। यहाँ पे ले रहे हैं, इसको हम कहीं और कॉपी करके बना देते हैं टेबल, तो हमारा ओरिजिनल डेटा भी बचा रहेगा और टेबल भी हम चेक कर लेते हैं क्यों नहीं बन रहा था उसमें सम। कंट्रोल टी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं वो शॉर्टकट मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ, जैसे बताया था आपको कुछ की याद होनी चाहिए, वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। ऑल्ट एच ओ आई कर रहा हूँ मैं, तो जितने भी सेल्स छोटे बड़े थे देखो सब अपने आप एडजस्ट हो गए। पूरे डेटा को सेलेक्ट करके ऑल्ट एच ओ आई करना है बस, या ऑल्ट एच, फिर मैंने बताया था ना आपको शॉर्टकट की कैसे जनरेट कर सकते हो। तो एडजस्ट विड्थ वाला करोगे सारा का सारा कर देगा अपने आप। इसको करते हैं कंट्रोल टी। तो टेबल हो सकता है कोई इसको ऐसे फॉर्मेट बना दे कि आपको टेबल जैसा लगे। पता कैसे लगेगा कि टेबल में एक तो ये सिंबल होता है, आपको पता लग जाएगा। नीचे देखो टेबल का सिंबल बना हुआ आ रहा है राइट कॉर्नर पे, छोटा सा एल बना हुआ है, उल्टा एल कह लो इसे, इससे पता लग रहा है। दूसरा, आप कुछ भी करोगे ना एंटर, तो वो अपने आप टेबल के अकॉर्डिंग लेने लग जाएगा, ना कि पर्टिकुलर सेल के लिए। जैसे अभी मैंने कुछ सम करा था, अब यहाँ पे देखते हैं क्या हमारा सम काम करता है। ठीक है ना, वी कुड नॉट डू दिस फॉर द सिलेक्टेड रेंज और सेल्स। अच्छा, मैंने क्या करा, कंट्रोल शिफ्ट एल करा था। अब क्योंकि ये पूरी की पूरी टेबल कंबाइन हो गई है एक दूसरे से, सारे कॉलम्स, तो ये सेलेक्ट करके करोगे तभी काम करेगा कंट्रोल शिफ्ट एल, जो कि फ़िल्टर हटाने या लगाने के लिए होता है। सम किया हमने, देखते हैं, अब ले लिया इसने। कुछ प्रॉब्लम थी, नो आइडिया क्या था, शायद हमने कुछ फॉर्मेटिंग वहाँ पे किसी सेल पे या जहाँ पे लगाया होगा वहाँ पे कुछ गलत होगा। बहुत पुराने डेटा है गाइस ये। और अगर आपको प्रैक्टिस के लिए डेटा चाहिए तो मेरे पास बहुत सारे लाइव प्रोजेक्ट्स कंपनी के बारे में दे दूँगा, और वो कर लोगे तो आप कुछ भी कर लोगे कहीं पे। तो ये देखो मैंने एक ही जगह लगाया लेकिन सब में लग गया। एक तो ये इसका पावर हो गया, दूसरा वीलुकअप अगर आप कहीं पे लगाओगे, मतलब इस टेबल में नहीं लगा रहे हो, इस टेबल से कहीं और लगा रहे हो, तो आपको टेबल का अगर नाम पता है तो आपको उसमें वीलुकअप में रेंज के बजाय अगर टेबल का नाम भी दे दोगे उससे भी काम हो जाएगा। तो एक तो ये टेबल हो गई, दूसरा आप टेबल खुद बना सकते हो। कंट्रोल टी के बजाय आप यहाँ पे इंसर्ट में ये सब चीज़ें आप देख लेना। ग्राफ बाय डिफ़ॉल्ट कौन कौन से ग्राफ्स बना सकते हो, कौन से पिवट्स बना सकते हो, इनको प्रैक्टिस करो। ये बताने वाली चीज़ें हैं नहीं, ये जब हम पिवट चार्ट वगैरह बनाएंगे ना तो उसमें मैं एक बार बता दूंगा। कई बार हमें ड्यूअल चार्ट समझ में नहीं आता तो हम देख लेते हैं इसमें से कौन सा बेटर रहेगा। एक ये देख लो आप पिक्चर, ये वाला नहीं था सॉरी, ये सब तो आपको पता ही होगा, पेंट में भी होता है। पिक्चर्स इंसर्ट करनी, ऑनलाइन इंसर्ट करना हो, शेप्स, ये क्या कह रहा है, ये चीज़ एंटर करने के लिए आप कोई फ्लो चार्ट वगैरह बनाते हो तो ये यूज़ कर सकते हो। ये बहुत अच्छा, मान लो आप एसओपी बना रहे हो एक्सेल में तो ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो, सॉरी, या कोई फ्लो चार्ट बना रहे हो तो आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। ये स्क्रीनशॉट के लिए यूज़ होता है। नॉर्मली हम लोग स्निपिंग टूल यूज़ करते हैं, ये लोगों को नहीं पता है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। इसने स्क्रीनशॉट ले लिया, ब्लू वाला जो ऑप्शन आ रहा था उसका मैं अनडू कर देता हूँ। यही नहीं, आप इसमें जाओगे इंसर्ट में, ये दिखा रहा है कौन कौन से स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे, किस किस का ले सकते हो। फोल्डर वाला भी दिखा रहा है, पीपीटी भी दिखा रहा है। सोचो ये स्नैपिंग टूल की तरह काम कर रहा है। दूसरा, आप अगर ये करोगे तो आप सेलेक्ट कर सकते हो साइज़, ये देखो सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है, दिख रहा है उसमें, ठीक है। मतलब आपके पास स्नैपिंग टूल है या नहीं हो तो खैर सब में होता है बाय डिफ़ॉल्ट। आप बिना उसको ओपन किए भी स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। नीचे पेस्ट हो गया वो कहीं पे कहाँ गया, ये रहा, इसी में ही हो गया। इसके अलावा इंसर्ट में और क्या जो अभी हमें तुरंत बेसिक में है बताने लायक, ऑटो सम वगैरह आपको पता होगा। अगर मैं यहाँ पे मान लो कोई डेटा है, कॉपी कलर है उसको, यहाँ पे अगर उसको सेलेक्ट किया है मैं और मैं करता हूँ ऑल्ट इक्वल टू, तो इसने क्या करा, लास्ट वाले सेल के बाद इसने सबका टोटल दे दिया।
हो गया, ठीक है। या एक तरीका और है, ऑटो सम कर सकते हो आप। बहुत बड़ा डेटा ना, आप पूरा रेंज सेलेक्ट करने में दिक्कत हो रहा है, आप ऐसे कर लो, लास्ट में ले जाके ऑटो सम कर लो। वैसे इतना ये सब यूज़ टू नहीं होता, बट यूज़ टू होने के लिए हमें पता होना चाहिए। कई बार आपकी छोटी मोटी चीज़ें बड़े प्रोजेक्ट्स में काम आ जाती हैं। ऑटो सम में और क्या क्या चीज़ें हैं, ऑटो एवरेज है, काउंट नंबर्स है, मैक्सिमम। आपको फंक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरा नीचे ले जाओ, नीचे आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर लो तो वो दे देगा। अब इसने क्या करा, मैक्सिमम नंबर दे दिया, तो आपको इसी बहाने मैक्सिमम का फंक्शन भी पता लग गया क्या नंबर है, मतलब क्या फंक्शन है। तो ये आप प्रैक्टिस करना, नहीं भी करो तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको याद रखने की ज़रूरत है, कभी भी आप इस पर माउस क्लिक करोगे आपको दिख जाएगा, आप कर सकते हो। लर्निंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस, कोई भी चीज़ अगर आप सीखना चाहोगे ना चाहो तो आप बिना कहीं किसी से कोर्स ज्वाइन, लेकिन करना पड़ेगा, लोग करते नहीं है। बात ये है, काउंट नंबर्स, शॉर्टिंग देख लेते हैं। नॉर्मल शॉर्ट तो सबको पता है, A to Z, Z to A, या नंबर आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, A to Z कर देता हूँ। इसने क्या करा, फर्स्ट वाले कॉलम के लेके करा इसने। सेकंड कॉलम में देखोगे आप अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में नहीं है, ऊपर नीचे सब है। मैंने पूरा डेटा सेलेक्ट किया था, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने फर्स्ट कॉलम पे सबसे पहले A आता है, उसके बाद B, तो A वाले लेटर से कुछ था नहीं तो B, फिर C, फिर D, ऐसे ले रहा है। तो ये तो नॉर्मल हो गया। Z to A कर दो तो उल्टा हो जाएगा। अब उसके बाद ये आ रहा है कस्टम शॉर्ट। फ़िल्टर तो आपको पता ही होगा, फ़िल्टर लगा सकते हो। मैं अभी कस्टम शॉर्ट देख लेता हूँ उससे पहले। अब यहाँ पे दे रहा है कि आपको किस चीज़ से करना है कस्टम शॉर्टिंग। तो ये दिखा रहा है डिस्क्रिप्शन, यानी फर्स्ट वाला कॉलम। मुझे करना है, मान लो पूरा का पूरा डेटा शॉर्ट करना है। ये आगे क्यों नहीं जा रहा, मान लो मुझे करना है डिफरेंस वाला जो कॉलम है E, डिफरेंस पे गया, वैल्यूज़, इसमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट बाय डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है, मैं कह रहा हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब इसमें क्या है, माइनस वाला भी है, मतलब ऊपर नीचे है वैल्यूज़, जैसे डेटा दिया गया होगा बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास वैसा ही है। अब इसने क्या करा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ले लिया, यानी कि स्मॉलेस्ट में हमारे पास ब्लैंक भी था, लेकिन ज़ीरो वाला नहीं आ रहा, कहाँ गया, ऐसा क्यों, कुछ पंगा है। किसी को कुछ आइडिया समझ में आया, ज़ीरो वाला ये माइनस वाले क्यों ले रहा ऊपर, देखते हैं। यहाँ पे गए कस्टम शॉर्टिंग में गए, क्या था हमारा, डिफरेंस, वैल्यूज़ में गए, यहाँ पे कस्टम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अगर करते हैं तो कुछ पंगा है क्या फॉर्मेट सेल में। काम करता हूँ मैं, इसको कॉपी करके केवल वैल्यू पेस्ट करूँगा इसकी एक न्यू शीट में। वैल्यू पेस्ट करने के लिए क्या था हमारा, Alt+E+V। अब ये केवल वैल्यू पेस्ट कर रहा है। उसके बाद मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ Alt+H+O+I, इसने एडजस्ट कर दिया। अब करते हैं शॉर्टिंग, कस्टम शॉर्ट बाई में गए, डिफरेंस में वैल्यूज़ में हमने क्या करा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देते हैं इसको। अब भी नहीं आ रहा, डिफरेंस वाला हमारा E है, E में लार्जेस्ट वैल्यू हमारी, ब्लैंक को क्यों ले रहा है जबकि लार्जेस्ट हमारा है, ये समझ में नहीं आया। नॉर्मली तो ले लेता है ये, कुछ और करके देखते हैं। कस्टम शॉर्ट में गया, अगर मान लो मैं प्रोजेक्टेड कॉस्ट ले लेता हूँ, कई बार समझ में नहीं आता यार ये क्यों काम नहीं कर रहा है, हो सकता है सामने ही छोटी सी प्रॉब्लम होती है पर हमें दिखती नहीं है। इसको कर देता हूँ मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देता हूँ। इस वाले में सही कर रहा है काम,
सबसे बड़ा नंबर लिया, फिर छोटा नंबर लिया। देखना पड़ेगा गाइस, अगर इसमें कोई लूप फॉल हो रहा है तो वो मैं चेक करूँगा। इसी पर अटकना नहीं चाहता क्योंकि देखो यहाँ पे काम कर रहा है। और एक काम करते हैं, एक्चुअल वाले पे भी टेस्ट कर लेते हैं, हो सकता है इसमें भी कुछ इशू शो करे या ना करे। या इसी में हम प्रोजेक्टेड कॉस्ट में लोवेस्ट टू, हाँ ऐसे कर लेते हैं, लार्जेस्ट वाला करके देख लेते हैं। अच्छा, अगर मुझे शॉर्ट कट की के थ्रू करना है फ़िल्टर, तो ये शॉर्ट कैसे करूँगा? किस पे है ये? होम पे ही है। ऑल्ट एच, शॉर्ट के लिए क्या है? एस, शॉर्ट एंड फिल्टर के लिए एस है, ऑल्ट एच एस। अब ये इसमें देखो कस्टम शॉर्ट के लिए क्या है? यू। तो मैं साथ के साथ तरीका भी बता रहा हूँ कैसे आप शॉर्टकट की निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको चेंज करने वाला था, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इस वाले कॉलम पे ये एकदम सही काम कर रहा है, जबकि हमारा डिफरेंस वाला पे नहीं कर रहा था। तो एक बार हम क्विकली देख लेते हैं इस पर। प्रोजेक्टेड वाला भी सही कर रहा है। एक्चुअल कॉस्ट पे देख लेते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इस पे भी सही काम कर रहा है। पता नहीं डिफरेंस वाला भी क्यों नहीं कर रहा है। नॉर्मली होना नहीं चाहिए ऐसे, जबकि माइनस वाला भी वो, अगर हम स्मॉलेस्ट में ले रहे हैं तो सबसे पहले माइनस वाली वैल्यूज़ जो सबसे कम है वो लेना चाहिए, मतलब जो सबसे ज़्यादा नंबर है, क्योंकि एक्सेल को पता है माइनस में नंबर क्या होते हैं। अब यहाँ पे मैं डिफरेंस वाला दोबारा लेके देखता हूँ और कर देते हैं हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर। अभी कर रहा है ये, मुझे लग रहा है कि उस वाली शीट में कुछ फॉर्मेट में बहुत सारे फॉर्मेट्स लगे हुए हैं, शायद उस वजह से यहाँ पे हमने केवल वैल्यूज़ रखी है। यहाँ पे देखो सब काम कर रहा है, तो शॉर्टिंग ठीक है। और कुछ है कस्टम के अलावा इसमें एडवांस लेवल पे? फ़िलहाल होम पर फ़िल्टर आप सबको पता ही है, ये मैं नहीं बताऊँगा। ऑल्ट डी एफ एफ करके भी लगा सकते हो आप, कंट्रोल शिफ्ट एल करके भी लगा सकते हो। 2 शॉर्टकट कीज़ है, बाकी एक मैंने बताया था अभी, ऑल्ट एच किया था, फिर इसमें एस आ गया था, उसके थ्रू भी कर सकते हो। फाइंड रिप्लेस, गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल एक सिनेरियो है, काफ़ी बड़ा है ये, इसको भी करेंगे। इसमें मैंने एक लास्ट टाइम ट्रिक बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो, ब्लैंक्स फिल करने वाले। तो इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसा है ना जो आड़ी टेढ़ी हैं, तो आपकी टॉपिक वाइज चलेंगी, तो अभी मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। फाइंड का गो टू, रिप्लेस एंड फाइंड, ये सब आपको पता ही होगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ। कुछ नहीं, फाइंड व्हाट, रिप्लेस विथ, रिप्लेस ऑल कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शंस में आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको इसको शीट लेवल पे करना है या वर्कबुक लेवल पे करना है। अगर इसमें किसी को लग रहा है इसमें फास्ट चल रहा हो तो बता देना प्लीज़ गाइस, क्योंकि इनमें इतना ज़्यादा स्टक नहीं होना चाहता। जहाँ पे हो रहा था ऑलरेडी उसको मैं R&D करके देख रहा हूँ। आप में से कोई सजेशन देना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। बाई कॉलम्स करना चाह रहे हो या बाई रोज़ करना चाह रहे हो, वो वैसे ही काम करेगा। लुक इन फार्मूलाज, अगर वर्कबुक कर दोगे ना, और अगर 2-3 शीट में है आपका, और उस मतलब वो सबके लेवल पे फाइंड करके और उस पर रिप्लेस कर देगा वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल मैं अभी दिखा देता हूँ, सब जगह 0 है इस वर्कबुक में। अब हम क्या करते हैं, फाइंड 0 को हम कन्वर्ट कर देते हैं 500 से। देखो क्या करता है ये। हो सकता है उस वाले में कुछ पंगा ना कर दे, क्योंकि इसमें फॉर्मेट्स उल्टे सीधे लगे हुए हैं। मैं उसको हटा दूँगा। कैन नॉट चेंज दिस, अच्छा पिवट टेबल्स भी लगी हैं तो नहीं करेगा, तो इसको हम एक काम करते हैं, शीट पे ही कर देते हैं। तो शीट वाला तो पता ही है आपको, तो छोड़ो मैं नहीं कर रहा चेंज। आप लोग ट्राई करना न्यू वर्कबुक पे अलग अलग वैल्यूज़ कॉपी करके अलग अलग शीट पे, चाहो तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी नहीं भी करोगे तो ये सब चीज़ें सामने होती हैं, कभी भी देख सकते हो। इंसर्ट पे देख लिया था हमने ये सब, पेज लेआउट्स, मार्जिन्स इतने ज़रूरी नहीं है बट गुड टू नो है, आप मार्जिन से सेट कर सकते हो। या आप कभी कुछ टेम्पलेट बनाते हो या प्रिंट निकालने के लिए यूज़ करते हो तो ज़रूरत पड़ती है। ओरिएंटेशन भी सेम उसी के लिए यूज़ होता है। पोर्ट्रेट लैंडस्केप करोगे तो ये हॉरिजेंटल हो जाएगा आपका पेज। साइज़ नॉर्मल हमारा बाय डिफ़ॉल्ट 8.5 11, बाकी आप A4 साइज़ वाला सेलेक्ट करोगे तो बड़े प्रिंट के अकॉर्डिंग निकलेगा। प्रिंट एरिया आप सेलेक्ट कर सकते हो। आपने मान लो केवल इतना एरिया को सेलेक्ट किया है प्रिंट एरिया, और प्रिंट करोगे तो केवल यही प्रिंट में आएगा। आप उसको क्लियर कर दोगे तो हट जाएगा। ब्रेक पॉइंट्स बना सकते हो।
फिर वो अलग अलग मतलब लाइंस दिखाने लग जाएगा, तो वो मैं बनाना नहीं चाहता, हटता नहीं है फिर वो जल्दी। बैकग्राउंड में आप कुछ डालना चाहो डाल सकते हो। प्रिंट टाइटल्स, विड्थ हाइट आप प्रिंट का कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप इसको ज़्यादा कम कर दोगे तो ये मतलब पेजेस के अकॉर्डिंग, मान लो बहुत सारे कॉलम्स है, अगर एक पेज में कर दोगे तो वो क्या करेगा, छोटे छोटे करके दिखाएगा। 2 पेज कर दोगे तो आपका थोड़ा सा उसके में एडजस्ट करके दिखाएगा। तो ये आप नॉर्मल जो हम सेल के लिए एडजस्टमेंट करते हैं वो है, तो गुड टू नो बट नॉट नेसेसरी। ग्रिड लाइन्स आप हटा सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा, ग्रिड लाइन हट गया। प्रिंट, ग्रिड लाइन्स भी प्रिंट करेगा। हेडलाइंस पे कर दोगे यहाँ पे क्लिक तो हेडलाइंस भी प्रिंट करेगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हटे होते हैं तो मैंने इनको हटा दिया है। यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट डालते हो उसको बैकग्राउंड में भेज सकते हो। चलो हम आते हैं मुद्दे पे, टॉपिक जो हमारा है। हमने क्या देखा, इंसर्ट रिबन में हमने देखी काफ़ी कुछ काम की चीज़ें थी, काफ़ी नहीं थी। पिवट टेबल मैंने एक ओवर भी दिया है छोटा मोटा, आप उसको कर सकते हो, बाकी हमने सेशन में भी कवर करा था। फिर उसको हम एडवांस लेवल पे भी करेंगे। पिक्चर्स कुछ भी नहीं है। स्टोर का देख लेते हैं। स्टोर की वैसे ज़रूरत नहीं होती, ये एप्लीकेशंस डाउनलोड करने के लिए होता है गाइस। यहाँ से आपके ये यूज़ कब होता है, ये आप जैसे ऑटोमेशंस वगैरह पे काम करते हो ना, आरपीए वगैरह पे, तब यूज़ होगा। अब क्या होगा ना, यहाँ से आप ये डाउनलोड करके डेटा वगैरह इसमें फैच कर सकते हो। मेरे में मैंने कुछ करा था शायद, 1 मिनट। यहाँ पे दिखा भी रहा है देखो, CRM डेटा एनालिटिक्स। तो ये क्या करेगा, आपका जो डेटा है ना उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे खोल के फिर वहाँ पे आप एक तरह से समझ लो कि आपने टैबलो इंस्टॉल किया है और वहाँ पे आप डेटा अटैच करके उस पर काम कर रहे हो। और ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप जो एप्लीकेशन है वो दिखाया, कह रहे नो एप्स हैव बीन यूज रिसेंटली, कुछ नहीं है। ओके, कुछ मैंने यूज़ नहीं करा इसमें तो दिखा नहीं रहा है। चलो ठीक है, ये सब चीज़ें तो फिर आप कर ही लेना। बाकी अब हम कुछ रियल लाइफ वाली चीज़ कर लेते हैं। नेम मैनेजर वगैरह ये सब मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था। सॉरी, नेम मैनेजर एक तो मैंने बताया टेबल कंट्रोल T करके बना सकते हो। दूसरा गाइस, आप ये मान लो डेटा इतना सेलेक्ट किया आपने, आप इसको नेम मैनेजर में जाके भी बना सकते हो। नेम मैनेजर किसमें आएगा, फार्मूला में जाके इसमें करोगे नेम मैनेजर। ये ऑलरेडी पहले से जितने हैं उनकी दिखा रहा है, तो आप न्यू करके अब रेंज भी दिखा रहा है कि आप कहाँ से कहाँ तक रेंज सेलेक्ट करके उसको नेम मैनेजर के थ्रू ये इंडेक्स नाम दे रहे हो, कुछ भी नाम दे दोगे। तो अब क्या होगा, अब कहीं पे भी टेबल को सिलेक्ट करोगे ना, मैंने ये कर दिया एक्स बी याद रखना। अभी मान लो मैं ऑल्ट डी पी क्या होता है, ऑल्ट डी पी करता हूँ, ऑल्ट डी पी पिवट टेबल। अब यहाँ पे मान लो मुझे रेंज नहीं पता है लेकिन मुझे टेबल का नाम पता है कि कौन सी टेबल को मुझे पिवट बनाना, तो F3 करना पड़ेगा। ये सारी टेबल्स के नेम दिखा रहा है, टेबल्स कह लो या अपने घर किसी कॉलम को नेम किए। अब ये अपने आप उसी की रेंज लेगा। तो एग्जिस्टिंग पे नहीं करते हैं हम लोग, न्यू पे कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। हालांकि डेटा बहुत आड़ा टेढ़ा है। ये लास्ट टाइम भी याद है, हमें थोड़ी देर पहले देखा था तो ये ऐसे आ रहा था वही चीज़। बाकी इसमें हमने रिकमेंडेड ग्राफ्स भी देखे थे, पिवट्स देखे थे, वो दिखा रहा है। तो ये इस तरह से आप नेम मैनेजर यूज़ कर सकते हो। इसका शॉर्टकट की भी बता सकता हूँ मैं, कंट्रोल F3 है। इससे आपका जितने भी नेम्स होंगे जो आपके ऑलरेडी बने होंगे वो दिखाएगा। बाकी आप क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट F3। मैं ये सब हटा के आपको अच्छे से इसमें लिख के दे दूँगा। फ़िलहाल मैं यूज़ करके दिखा रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट F3। कमांड भूल गया शायद, कोई बात नहीं, हम करते हैं ऑल्ट F, कहाँ गया यार, M है, सॉरी फॉर्मूले के लिए M है, मैं F यूज़ कर रहा था। ऑल्ट M के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो डिफाइन नेम। तो डिफाइन नेम में आप क्या करोगे, MD। अब ये क्या कह रहा है, रेंज मांग रहा है। आपने अगर पहले से सेलेक्ट किया है तो ऑटोमेटिक उसका रेंज दिखा था। अभी मैंने केवल इस सेल पे रखा था C6 पे, तो इसलिए उसका दिखा रहा है। अब यहाँ पे आप उसका नाम
चेंज कर सकते हो, या अगर नहीं है तो नया नाम दे सकते हो। अभी जैसे इसमें ब्लैंक कर रहा था, तो ये नेम मैनेजर है, यूज़ इन फार्मूला। ये बता रहा है कि कौन कौन से आप नेम्स जो टेबल के हैं वो फार्मूले में यूज़ करो। तो आप देखोगे यहाँ पे अभी बहुत सारी पिवट्स बनी हैं, तो उनमें ये सब किसी में ये यूज़ हो रहा है। अभी एक मैंने पिवट बनाया था, शीट डिलीट कर दी, उसमें ये यूज़ हो रहा था, टीम डी, ये कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है। तो ये वो दिखा रहा है, एक ओवरव्यू दे रहा है कौन कौन से आप टेबल्स यूज़ कर रहे हो। चलो कहाँ गया, इसको मुझे लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्या हुआ अनूप, समझ में नहीं आया भाई, कुछ मैसेज किया है क्या? एक मिनट। ओके भाई, ठीक है। ग्रिड लाइंस ये मैंने दिखा था, व्यू में जाके भी आप यहाँ पे हटा सकते हो, बाकी प्रिंट वाले ऑप्शन में भी होता है। इंसर्ट वाले में था, किस में था, सॉरी पेज लेआउट में था। अब ग्रिड लाइंस यहाँ से भी हटा सकते हो, और व्यू ऑप्शन जो होता है यहाँ से भी हटा सकते हो। फॉर्मूला में मेन अब कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ जो आप करना। सिंपल प्लस माइनस है। अब इसमें आप देखोगे क्या दिखा रहा है ये कह रहा शो एरोज दैट इंडिकेट्स विच सेल अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ करंटली सेलेक्टेड। बताने को मैं बता सकता हूँ, कुछ भी नहीं, सिंपल सा कह रहा है कि ये बता रहा है कि अगर मान लो यहाँ पे मैं 100 लिख रहा हूँ, मतलब 100 आउटपुट आया है, 400 नहीं लगाना, तो ये 100 आउटपुट कहाँ से आया है। मान लो यहाँ पे मैं लिख दिया 5, ये 4, 90, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं सम। इसकी ज़रूरत पड़ सकती है आपको कभी कुछ इंडिकेट करने के लिए कि वैल्यूज़ कहाँ से पिक कर रहा है। इसने क्या करा, एरो दे दिया और दोनों को ग्रीन ब्लू करके दे दिया कि आपका इसमें से वैल्यू आ रहा है 94। ऐसे ही ये दूसरा वाला इसका वाइस वर्सा है, रिमूव एरोज। तो ये आप लोग खुद करो, पूरा महासागर है और आप लोगों को भी डुबकी लगानी पड़ेगी। मेनली हम वो चीज़ें करते हैं जो हमें ज़रूरत है ज़्यादा करने की, और रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से भी प्रैक्टिस करना। हेडलाइंस का, ग्रिड लाइंस का, ये इंसर्ट फंक्शन, प्रेसिडेंट ये वही वाला जो मैं आपको दिखा रहा था, शो फॉर्मूला। ये दिख रहा है आपको, अगर आप ये कर दोगे तो फॉर्मूला देखने लग जाएगा। मान लो कहाँ पे रेफरेंस दिया मैंने, ये। अब कई बार पता है एचआर वाले क्या करते हैं, मेरे साथ भी हुआ है इंटरव्यू में मुझे नहीं पता था उस टाइम, तो उन्होंने ऐसे दे दिया करके शो फार्मूला करके। अब उसमें कन्फ्यूजन हो रही थी फार्मूला लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ क्वेश्चन किया था उसमें और उसका मैं आउटपुट निकाल रहा था, तो आउटपुट में ऐसे आ रहा था, ना कि उसका आउटपुट, मतलब रेंज और वो फंक्शन दिखा रहा था जो मैंने लगाया था। तो कभी ऐसी जगह अटक जाओ या आपको किसी के साथ ऐसे मज़े लेने हो तो आप ये कर सकते हो। ये कई बार है ना, ये ज़रूरत भी होती है इसकी, कहीं पर आपको शो करना होता है फार्मूला, वो ज़रूरत होती है इंटरनली, मतलब MIS की रिपोर्ट जो होती है ना, उसका पीछे बैकग्राउंड क्या है कभी भी किसी को नहीं भेजा जाता। वो पता होगा अगर कोई MIS पे काम करता होगा, आपको केवल उनको आउटपुट भेजना होता है, वो भी सिक्योरिटी के साथ, मतलब कि उस अगले पर्सन को, चाहे वो मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, डेटा नहीं पता लगना चाहिए कैसे उस पर काम हो रहा है। हाँ, जो उसका स्टेक होल्डर है, जो उस पर काम करवा रहा है, उनको मालूम होना चाहिए, जिसने आपको दिया है काम, जो आपसे करवा रहे हैं। तो इंटरनली यूज़ होती है। कई बार क्या होता है, बहुत जगह बहुत फंक्शनैलिटीज़ लगी, तो आप ना किसी अपने कलीग को ही भेज रहे हो, तो वो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। शो फार्मूला कर दोगे, सारा हर जगह जितना फार्मूला यूज़ हुआ है सब दिखाएगा, हटा दोगे तो हट जाएगा। ये इसलिए लिखता हूँ गाइस, यहाँ पे पता लगता रहता है कि हम सही, अगर मैं ऐसे ही करवा दूँ उल्टा सीधा हम जाते रहेंगे, पता नहीं लगेगा। डेटा में क्या है हमारा, डेटा हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं फ्रॉम एक्सेस, फ्रॉम वेब। तो ये पावर पिवट से रिलेटेड चीज़ें मैं कुछ करवाऊँगा इसमें, तो मैं बताऊँगा आपको। फ्रॉम टेक्स्ट, फ्रॉम अदर सोर्सेज,
ये इस एसक्यूएल लेवल पे भी यूज़ होता है। मैं इसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा, अगर आपके सिस्टम में एसक्यूएल इंस्टॉल्ड है और आपको एसक्यूएल नहीं आता तो भी मैं आपके एसक्यूएल से टेबल्स यहाँ पे इंपोर्ट करवा दूँगा, इवन एक्सेस से भी और वेब से भी। तो अगर किसी के सिस्टम में एसक्यूएल इंस्टॉल है अभी या नेक्स्ट सेशन में कभी आप बोलोगे करवा दूंगा मैं, या हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक करेंगे पिवट वगैरह तो हम उसमें निकाल देंगे। मेरे वाले में नहीं इंस्टॉल्ड, सरफराज तुम्हारे वाले में ट्राई करेंगे अभी, हैं देखते हैं। रिफ्रेश का कुछ नहीं है, शॉर्ट का ही दोबारा से आ गया, एडवांस्ड। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, आप मुझे 2 मिनट दो, कुछ क्वेरी से पूछ लूँ तो फिर अब मैं आपको फॉर्मुलेज करवाता हूँ। इतनी सारी चीज़ें हैं इसमें, ये वही रिपीट होकर आ रही हैं चीज़ें। फ्लैश फिल मैं करवा चुका था, एक बार दोबारा बता देता हूँ अगर आप में से किसी ने नहीं देखा हो। रिमूव डुप्लीकेट्स सबको पता होगा, या नहीं पता है तो देख लो कैसे काम करता है। मैं इसमें क्या करता हूँ, डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी कर देता हूँ, इन्हीं को कॉपी करके बार बार पेस्ट कर देता हूँ। तो गाइस ये सब चीज़ें ना थोड़ा सा देख लेना इसमें। अगर मान लो छोटी छोटी चीज़ें नहीं भी देख रहे हो तो एटलीस्ट आप जो इसमें रेफरेंस वाली चीज़ें हैं वो जरूर देख लेना, क्योंकि अब जो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वी लुकअप वाला करवाऊंगा, वी लुकअप इंडेक्स मैच, ये सारी चीज़ें, तो उसमें आपका रेफरेंस क्लियर होना चाहिए। हाँ किसी को आता है तो वेल एंड गुड, वो ईजिली मतलब अंडरस्टैंडेबल होगा। ये रिमूव डुप्लीकेट्स यहाँ से कर सकते हो आप। बाकी शॉर्टकट की आपको पता ही है इसका क्या होना चाहिए, तो कोई ट्राई करना चाहेगा शॉर्टकट की? सरफराज बताओ, मुझे डुप्लीकेट्स रिमूव करना है और शॉर्टकट की के थ्रू करना है, तो इसका क्या होना चाहिए शॉर्टकट की? ऑल्ट, ऑल्ट के बाद डेटा में है तो डेटा के लिए ए, उसके बाद क्या है हमारा रिमूव डुप्लीकेट्स एम, फिर इसके बाद यहाँ पे कॉलम दिखाई रहा है, ओके कर दो। ये दिखाएगा भी कितनी आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हटी हैं और कितनी यूनिक वैल्यूज़ बची है। टेक्स्ट टू कॉलम, फ्लैश फिल, टेक्स्ट टू कॉलम, मान लो इसको मैं टेक्स्ट टू कॉलम करना चाहता हूँ, यहाँ पे भी कुछ कर देता हूँ। टेक्स्ट टू कॉलम का मतलब होता है कि आपके एक ही सेल में जो है अलग अलग वैल्यूज़ को अलग अलग सेल्स में डालना बेस्ड अपॉन डिफरेंट सेपरेटर्स। अब इसमें अगर आप देखोगे सेपरेटर्स क्या क्या है इसमें जो अलग करता है, तो टेक्स्ट तो कुछ भी हो सकता है, स्पेस भी हो सकता है उसके बीच में, लेकिन आपका और वो कोई स्पेशल कैरेक्टर भी। अगर यहाँ पे देखोगे स्पेशल कैरेक्टर कौन सा, डॉट है। अच्छा इसमें 2 बार है तो इसमें दूसरा वाला हटा देता हूँ, लास्ट वाला, कोई बात नहीं। तो टेक्स्ट टू कॉलम का शॉर्टकट की होता है ऑल्ट ई एस होता है ना, ऑल्ट डी ई होता है, सॉरी ऑल्ट डी ई, मुझे याद नहीं था, याद आ गया अभी। ऑल्ट डी ई टेक्स्ट टू कॉलम का शॉर्टकट की होता है। बाकी आप देख भी सकते हो कैसे होगा, ये टेक्स्ट टू कॉलम का यहाँ पे भी आ रहा है, डेटा में भी है, तो आप शॉर्टकट की खुद का भी निकाल सकते हो। बाकी ऑल्ट डी ई से भी हो जाएगा। अब ये मैंने फिर से बता देता हूँ क्या किया, ऑल्ट डी ई। अब ये इसमें दिखा रहा है डेलिमिटेड, हाँ डेलिमिटेड, और इसमें दिखा रहा है कैरेक्टर्स सच एज कॉमर्स और टैब्स सेपरेट ईच फील्ड। अब ये इसमें दिखा भी रहा है और बता भी रहा है, एग्जांपल दे रहा है कि जो कैरेक्टर्स होंगे इस तरह के वो फील्ड्स को अलग करते हैं। यानी यहाँ पे डॉट है इसमें तो वो डॉट से अलग कर देगा, बाकी जो उसके आगे पीछे के उनको डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में डाल देगा। और एक दिखा रहा है फिक्स्ड, फील्ड्स आर अलाइंड इन कॉलम्स विथ स्पेसेस बिटवीन ईच फील्ड। ये ईच स्पेसेस की बात कर रहा है, तो अभी हम ये वाला करते हैं। अब यहाँ पे पूछ भी रहा है कि आपका जो स्पेशल कैरेक्टर है वो क्या है, तो अदर है मेरा डॉट, मतलब इसमें से कुछ भी नहीं है, कॉमा स्पेस नहीं है, तो मेरा डॉट है, तो मैंने अदर वाले में करके डॉट सेलेक्ट कर दिया। नीचे दिखा भी रहा है कि ऐसे अलग हो जाएगा पूरा एग्जांपल के साथ। इसने ये हो गया एक तो हमारा टेक्स्ट टू कॉलम का, दूसरा ऑल्ट डी ई किया मैंने, आप ऐसे लाइन सेलेक्ट कर सकते हो। दोबारा करता हूँ, पहले मैंने खुद ट्राई करा इसलिए बता रहा हूँ।
मैं ये कह रहा हूँ फिक्स्ड विड्थ, आप अपने हिसाब से विड्थ सेलेक्ट कर सकते हो, उतने विड्थ के अकॉर्डिंग वो सेपरेट कर देगा। नेक्स्ट पे गया एरो, अभी आपने देखा था मैंने आगे पीछे करा था, अभी भी कर देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे कर दूँगा, ये मतलब नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, इसको कैरेक्टर्स में हमारा स्पेस भी आता है, डॉट भी आता है, तो ये उसके अकॉर्डिंग सेपरेट कर देगा और दिखा भी रहा है ये। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। जो हमारा है इसमें आप कैरेक्टर्स के थ्रू कर सकते हो, और इस वाले में आप ड्रैग करके एरो को कर सकते हो। 1 मिनट गाइस, गेट खोल दो यार। हाँ आंटी ठीक है। तो ये हमारा टेक्स्ट टू कॉलम हो गया। एक एक चीज़ काम आने वाली है गाइस, अभी हम जो भी जितनी भी चीज़ें करने वाली है, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से। फिल्टर देखा था अभी हमने, अभी हम देखते हैं एडवांस फिल्टर। अच्छा गाइस, थोड़ा बोरिंग हो रहा होगा तो मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों से कुछ, क्योंकि 2.5-3 घंटे की क्लास होती है ना, मुझसे ज़्यादा आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो बोलता रहूँगा। कहाँ गया रिकॉर्डिंग वाला? किसी को अभी तक जितना पता है कोई क्वेरी है पूछ लो गाइस, या आप में से कोई कुछ शेयर करना चाहे कोई और तरीका उसको करने का, जितनी भी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं।